151 ऊंचे पहाड़, सफ़ेद बर्फ से ढके हुए, और घाटियों के बीच बहुत सारी हरियाली है जो विशाल जंगलों से ढकी हुई है। पहाड़ी हवा की गर्जना, प्रोपेलर और इंजन की गर्जना के साथ काफ़ी देर तक गूंजती रही। सैकड़ों हेलीकॉप्टर बड़ी संख्या में 9 मंजिला पगोडाओं को ले जा रहे थे, जो धीरे धीरे पुराने गोगांदा शहर के खंडहरों पर उतरे, जो पूरी तरह से गोगांदा आत्मा क्षेत्र द्वारा घेर लिया गया था। गोगांदा उन पहले शहरों में से एक है जिसे संपूर्ण रूप से स्थानांतरित किया गया। दसियों हजार की आबादी वाला ये छोटा सा पहाड़ी शहर मूल रूप से कई आध्यात्मिक क्षेत्रों के भीतरी इलाकों के करीब था। पहली आध्यात्मिक वर्षा के प्रकोप से पहले काफी संख्या में निवासी पूरे रोंगचेंग शहर में चले गए। आखिरकार ये रोंगचेंग शहर से केवल 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। हालांकि सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं और कई पहाड़ी सड़कें हैं, लेकिन वे मूल रूप से बड़े और छोटे आध्यात्मिक क्षेत्रों को बाईपास करती हैं। जो लोग मूल रूप से खनन श्रमिक थे, वे लगभग आगे बढ़ चुके हैं। इसके कारण जब गोगांदा शहर में पहली आध्यात्मिक वर्षा हुई तो जनसंख्या की हानि अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन भले ही वे अपेक्षाकृत छोटे थे, लगभग 2000 लोग थे जो खाली नहीं होना चाहते थे। पहली बारिश के विस्फोट के ठीक बाद वे 10 किलोमीटर से अधिक दूर गोगंडा स्पिरिट दायरे और दूसरी तरफ चबरिंग स्पिरिट दायरे में उत्परिवर्ती जीवों द्वारा आसानी से पकड़े गए, एक निर्जीव वस्तु बन गए। और मूल रूप से समृद्ध गोगांदा शहर भी उत्परिवर्ती प्राणियों के प्रभाव के कारण खंडहर में बदल गया। लेकिन इस समय खंडहर पूरी तरह से हरियाली में समा नहीं पाए हैं, और यहाँ मूल रूप से स्थापित एक सैन्य हवाई अड्डा इन हेलीकॉप्टरों और सशस्त्र परिवहन विमानों के लिए सबसे अच्छा लैंडिंग स्थान बन गया है। हेलीकॉप्टर समूह को धीरे धीरे उतरने में ज्यादा समय नहीं लगा। बड़ी संख्या में ट्रांसेंडेंट को नीचे उतारने के बाद वे धीरे धीरे ऊपर उठे, यहाँ से चले गए और पार्क करने के लिए जगह खोजने के लिए खंडहर में चले गए। आखिरकार पीछे एक विशाल सशस्त्र परिवहन विमान भी है जिसे उतरना है। इसमें भारी उपकरणों के साथ सैनिक भरे हुए हैं, साथ ही लंबी दूरी के हमलों और सतह पर नुकसान पहुंचाने के लिए खास तौर पर हॉविट्जर और टैंक जैसे भारी हथियार भी हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के कायाकल्प के युग के अनुकूल होने के लिए तथा उत्परिवर्ती प्राणियों पर प्रभावी प्रहार करने के लिए मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नव आविष्कृत कवच, भंजक दहनशील बम और विभिन्न प्रकार की बंदूकें भी जैसे राक्षसी आत्माओं के स्तर के उत्परिवर्ती प्राणियों से निपटने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक क्षेत्र में सी और उससे निचले स्तर के उत्परिवर्ती प्राणियों के विरुद्ध काफी प्रभावी हैं। और इस बार गोगंडा आत्मा क्षेत्र में जाकर नव प्रकट बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं को खत्म करना भी इन नए हथियारों का परीक्षण करने का एक अवसर है। ये परित्यक्त हवाई अड्डा हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने और उतरने से अस्त व्यस्त हो गया था। जिंग यू और फेई जून की कमान में हेलीकॉप्टर से उतरे असाधारण लोग तेजी से किनारे के इलाके में पहुंचे, सैनिकों और भारी हथियारों के उतरने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही वे सभी हमला करने के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं का अस्तित्व मनुष्यों के लिए थोड़ा अधिक खतरा पैदा करेगा। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बी और अन्य राक्षसी आत्माओं का शिकार किया हो। इससे पहले हेमिंग फेडरेशन में उन्होंने बी क्लास दानव आत्मा बर्फ भेड़िया को मार डाला था। हालांकि जिंग यू और फेई जून दोनों ही कार्य कर रहे थे और जाने में असमर्थ थे, उस समय के सबसे मजबूत पालौकिक झेंग गोडोंग ने अपने क्षेत्र में एक सफलता हासिल की और लगभग सबसे कम समय में वह मनुष्यों से भयभीत था। बी और अन्य राक्षस आत्माओं ने उन्हें अपने हाथों से मार डाला। इस बार तांग गुओ ने लगभग सभी कुलीन लोगों को भेज दिया जिन्हें भेजा जा सकता था। 9 परत वाले स्वर्गीय शिवालय के 7 स्वर्गीय टावरों को भेज दिया गया, और वे सी जैसे लगभग 100 असाधारण लोगों को भी लेकर आए, और डी जैसे 300 से अधिक लोगों को भी। और इस बार उन्होंने भारी हथियारों की एक टुकड़ी भी भेजी जो कई आध्यात्मिक उन्मूलन लड़ाइयों में अपनी चमक बिखेर चुकी थी, तथा नवीनतम मानक गोला बारूद से लदे होवित्जर और टैंक जैसे भारी हथियारों की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि उन साधारण सैनिकों और भारी हथियारों के बिना भी असाधारण लोग अकेले ही इस बी श्रेणी की राक्षस आत्मा को वश में करने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन उपरोक्त अर्थ बहुत स्पष्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। दूसरी आध्यात्मिक वर्षा भड़क उठी और उत्परिवर्ती प्राणियों ने तबाही मचा दी। तबाह हो चुके शहर में हताश इंसानों को पुनः शक्ति पाने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है, और इस बी श्रेणी दानव आत्मा की उपस्थिति निस्संदेह मानव जाति के लिए सबसे अच्छा अवसर है। इस समय न केवल तांग बल्कि दुनिया भर के देश भी इस समय बी और अन्य दानव आत्मा धर्मयुद्ध पर ध्यान दे रहे हैं। यदि आप अपनी इच्छानुसार जीतते हैं तो संपूर्ण मानव जाति पुनः सशक्त हो जाएगी, आत्मविश्वास प्राप्त कर लेगी तथा अधिक मजबूत और एकजुट हो जाएगी। यदि यह असफल हो गया, हालांकि यह स्थिति लगभग न के बराबर है, लेकिन अगर यह सचमुच इस बिंदु तक पहुंच गई तो इन लोगों को वापस नहीं आना पड़ेगा। आखिरकार इस समय करने के लिए बहुत सारे काम हैं। मनुष्य पहले से ही बहुत कमजोर है।
जैसे ही भारी हथियारों से लैस परिवहन विमान ने उड़ान भरी और उतरा, जल्द ही इस परित्यक्त हवाई अड्डे पर काले और भारी लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। असाधारण रैंक में बहुत अधिक लोग नहीं हैं तथा कुल मिलाकर 500 से भी कम लोग हैं। जहां तक सैनिकों की बात है, इस बार लगभग 5000 सैनिक आए। इसके बाद धीरे धीरे 10 टैंक, 10 हॉविट्जर और दर्जनों अन्य भारी हथियार उतरे। लगभग 400 सैनिक सीधे खड़े थे और सीधे सामने देख रहे थे, जबकि 5000 सैनिकों की भारी हथियार रेजिमेंट भी सुव्यवस्थित और अत्यधिक अनुशासित थी। उनके ऊपर कई हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर तस्वीरें लेने के लिए उड़ रहे थे। हालांकि उन्हें एक साथ नहीं चलाया जा सकता, लेकिन यहाँ की हर चीज पर दुनिया की नज़र लगातार बनी रहती है। भीड़ के सामने खड़े होकर जिंग यू ने भारी हथियारों से लैस रेजिमेंट के सामने खड़े 5 कमांडरों की ओर देखा और फिर अपने सामने खड़े साथियों की ओर देखा। मेरा मानना है कि मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह पहली बार नहीं है जब हमने उत्परिवर्ती प्राणियों का सामना किया है। 9 स्वर्ग टावरों के सामने हर किसी के चेहरे बेहद गंभीर हैं। बी और अन्य राक्षस आत्माएं, भले ही उनके बीच बी जैसे असाधारण लोग हों, लेकिन बी जैसी राक्षसी आत्माओं से सामना होने पर उन्हें अवश्य ही क्षति उठानी पड़ेगी। और इसका कारण ये है कि बी श्रेणी की राक्षस आत्माएं और बी श्रेणी के अलौकिक प्राणी, हालांकि उनके शरीर में आभा सांद्रता के मूल्य समान हैं, वे बिल्कुल भी समान परिमाण के नहीं हैं। उत्परिवर्ती प्राणी, चाहे वे पहले शाकाहारी या मांसाहारी थे, या कीड़े, पक्षी, सरीसृप आदि, इस आभा पुनर्प्राप्ति के युग में उत्परिवर्ती प्राणी बनने के बाद उनके फायदे और अधिक विस्तारित होंगे। कहने की जरूरत नहीं कि शरीर बहुत बड़ा हो गया है, नुकीले दांत, पंजे, विष, कवच। उनके पास जो कुछ भी है वो मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रकृति के अनुसार योग्यतम का अस्तित्व बना रहता है। शेष प्रजातियों के पास भी विभिन्न हथियार हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वे मानव जाति के प्रभाव में जीवित रहने के लिए पर्याप्त हैं। आभा के ठीक हो जाने के बाद ये शक्ति और भी अधिक भयावह हो जाती है। यहाँ तक कि वर्ग सी का एक उत्परिवर्ती खरगोश भी अपनी गति, कूदने की क्षमता और तीखे दांतों के साथ जब तक वह हमलावर मुद्रा अपनाता है, तब तक वह आसानी से दर्जनों लोगों को तुरंत मार सकता है। आजकल कोई भी यह नहीं सोच सकता कि एक या कई बी श्रेणी के पालौकिक लोग किसी बी श्रेणी की राक्षस आत्मा को मार सकते हैं। हालांकि यह कहा गया था कि बी जैसा असाधारण व्यक्ति और बी जैसी राक्षस आत्मा सीधे लाइन पर थे, इस तरह की बात कभी नहीं हुई। सबसे हालिया बी लेवल दानव आत्मा शिकार लड़ाई हेमिंगर फेडरेशन की बी लेवल दानव आत्मा थी। वह अपने 9 परत वाले शिवालय से सैकड़ों सी लेवल पालौकिक लोगों द्वारा घेर लिया गया था, जादू में फंस गया था और अंत में बी लेवल पालौकिक लोगों पर निर्भर था जिनके पास समान गुण थे। मास्टर जेन गोडोंग ने आखिरकार उसे मार डाला। अब यहाँ पूरे 9 परत वाले पगोडा में शीर्ष लोगों का समूह एकत्रित है। बी 2 लोगों का इंतजार करता है, सी 97 लोगों का इंतजार करता है और डी 342 लोगों का इंतजार करता है। आध्यात्मिक वर्षा के विस्फोट का अनुभव करने के बाद 9 परत आकाश पैगोडा द्वारा लाए जा सकने वाले सभी अभिजात वर्ग के लोग इसी समूह के लोग हैं। ये कहा जा सकता है कि हेमिंगे की पिछली 20 स्तरीय दानव आत्मा शिकार लड़ाई की तुलना में यदि लोगों का ये समूह शामिल था तो आइस सोल जायंट वुल्फ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसके अलावा यहाँ कई सैनिकों के पास भारी हथियार और भारी हथियारों का आशीर्वाद भी है। यद्यपि भारी हथियार बिल्कुल बेकार हैं, फिर भी वे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे सुंदर परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम समय में बी और अन्य दानव आत्माओं को नष्ट करना आवश्यक है और साथ ही साथ लड़ाई को और अधिक सुंदर बनाना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आपकी क्षमताओं के साथ हमारी मूल रणनीति के अनुसार इस वर्ग बी राक्षस आत्मा के साथ ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। जिंग यू की नज़र हर 9 स्वर्ग टॉवर पर घूम गई। ये सभी लोग उसके अधीनस्थ और उसके साथ ही हैं। वे भी सबसे महत्वपूर्ण पालौकिक हैं जो उनके समान ही हैं, जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल अपने शरीर के लिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस बार मैं तुमसे केवल यही अनुरोध करता हूं कि मत मरो। इस नेता के सामने 9 हेवन टावर के हर व्यक्ति की आंखों में अचानक कुछ नमी आ गई। लोग स्वाभाविक रूप से मृत हैं, खासकर हम में से जो असाधारण हैं। मौत का सामना करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जिंग यू ने रुककर कहा, आभा का विस्फोट, जैविक उत्परिवर्तन, हम किसी भी समय विभिन्न कारणों से मर सकते हैं, लेकिन यहाँ मरना उचित नहीं है। जिंग यू ने सबके चेहरे पर नजर डाली। क्या ये सैनिक नहीं हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? सभी ने अपना सिर घुमाया, दूरी पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों को देखा और अपनी आंखों में संदेह के साथ नए भारी हथियारों को देखा। बी और अन्य राक्षसी आत्माओं, इन लोगों, इन हथियारों से निपटना बेकार है। बी और अन्य राक्षस आत्माएं लगभग सभी गर्म हथियार हमलों को नजरअंदाज कर सकती हैं, जैसा कि आम लोगों के लिए है। सैनिक प्यारे और सम्मानीय हैं। वे सभी अपने दिलों में आदर्शों की रक्षा करने के लिए यहाँ हैं और यहाँ तक कि यहाँ बलिदान देने के संकल्प के साथ खड़े हैं।
लेकिन वे बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। शायद कुछ सी श्रेणी की राक्षसी आत्माएं भी उनसे नहीं निपट सकती थीं। वे आदेश दिए जाने से पहले ही यहाँ आ गए और अपनी भव्य गति के साथ कैमरों के पीछे सभी को उन्होंने आभा पुनर्प्राप्ति की इस लहर में आम लोगों के दृढ़ संकल्प और गति को दिखाया। इस स्तर की राक्षसी आत्माओं से निपटने के लिए केवल असाधारण आत्माओं से निश्चित रूप से यदि आप जोर देते हैं तो परमाणु बम है, जिंगयू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जो बात हमें परमाणु बमों से बेहतर बनाती है वह यह है कि हम कम से कम लागत पर वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी कीमत मौत है। कोई भी मरना नहीं चाहता, खासकर अगर यह अस्पष्ट हो। जिंगयू ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। जू यूचेंग मर चुका है। तीसरे दिन का टॉवर गरिमापूर्ण है। बस ऐसे ही इतने लंबे समय के बाद हमारे साथी उसे जू यूचेंग के रूप में याद करते हैं। वह हमारा तीसरा दिन का टॉवर है। हाँ, हमारा भाई, हमारा दोस्त और वह मूर्ख छोटा लड़का जिसके साथ हम अपने आदर्श साझा करते हैं। हमारा क्या? उसकी मौत को किसी को नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसे एक रहस्य, एक शीर्ष गुप्त मामला ही माना जाएगा। इस समय सभी के चेहरे 9 स्वर्ग टावरों के साथ लाल हो गए। बाहरी दुनिया हमारे 9 मंजिला स्काई टॉवर के बारे में जानती है। पहले दिन का टॉवर मैं हूँ, दूसरे दिन का टॉवर फेई जून है, तीसरे दिन का टॉवर जू यूचेंग है, चौथे दिन का टॉवर लुओमिंग है, पांचवें दिन का टॉवर झाओ शुफेई है और छठे दिन का टॉवर ये ली वेई है। सातवें दिन के टॉवर पर जेन गोडोंग है, आठवें दिन के टॉवर पर डोंग वेई है और 9वें दिन के टॉवर पर चेंगयू है। लेकिन वे नहीं जानते, टावर तीसरे दिन ही मर गया था और टावर 7वें दिन पागल हो गया था। हम लोग, वे सब कुछ जानते हैं, वे नहीं जानते। वे हम लोगों की मृत्यु और चोटों के बारे में नहीं जानते। जिंगयू ने सैनिकों की ओर देखा। हमारे बारे में हर चीज की परवाह नहीं की जाएगी और हमारे बारे में हर चीज का दूसरों द्वारा उल्लेख नहीं किया जाएगा और यहाँ तक कि हमारा श्रेय भी छीन लिया जाएगा। अंत में आकाश में कैमरे, अंतिम शॉट, ये सिर्फ वे सैनिक हैं जो अपनी बंदूकों के साथ राक्षस आत्मा की लाश पर खड़े हैं और जयकार कर रहे हैं और उनके पीछे अभी भी भारी हथियारों की तस्वीरें हैं। हालांकि वे सैनिक भी भ्रमित होंगे कि वे ऐसे क्यों बन गए, लेकिन वे केवल ऐसा कर सकते हैं और वे केवल ऐसा कर सकते हैं। वे साधारण लोग हैं। क्या यह इस तरह नहीं हुआ है? वांजुहाई स्पिरिट दायरे की रिपोर्ट क्या लिखा है? मानव जाति की जीत तस्वीर में क्या है? वे सैनिक जिन्होंने जोरदार जयकारे लगाए। हमारा क्या? हमारा क्या? हमारा क्या? जिंगयू ने असहायता से अपना सिर हिलाया और उसने एक गहरी सांस ली। अपने आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं की खातिर हमें सम्मान, धन और अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने जो खून बोया है और जिन जीवन का हमने बलिदान दिया है, वे बेकार हैं। एक मरा, एक पागल, मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। जू यूचेंग की माँ, पिछली बार मेरे बेटे से पूछा था कि उसका जीवन कैसा था जब मैं अच्छा कर रहा था। मैंने अपने दांत घुटाए और अपनी जीभ काट ली। मैं उसे केवल बूढ़ा आदमी, उसका बेटा बता सकता था। वह एक नायक है, सबसे शक्तिशाली 9 मंजिला टॉवर, बहुत से लोगों की रक्षा करता है। लेकिन दूसरों का क्या? दूसरों का क्या? सिर्फ तथाकथित चेहरे के लिए, भले ही लोग मर जाएं, क्या तुम नहीं मर सकते? सभी की आंखें फिर से गीली हो गईं और उनकी मुठियां भी चट चट की आवाज करने लगीं। आम लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं और वे हमसे डरते भी हैं। उनकी नज़र में असाधारण शक्तियों वाले मनुष्य हमें मोक्ष से ज्यादा एलियन मानने को तैयार हैं। वे तो यहाँ तक सोचते हैं कि हम भी वही हैं जो उत्परिवर्तित हुए हैं, खतरनाक जीव जैसे जीव। ये पालौकिक वस्तुएं हमारे 9वें स्वर्ग के टॉवर जैसी क्या हैं? जिंगयू ने अपना सिर हिलाया। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि साधारण लोग और असाधारण लोग सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें और उन उत्परिवर्ती जीवों को पीछे हटाने के लिए मिलकर काम कर सकें जो हमें विलुप्त होने के कगार पर ला खड़ा करते हैं। लेकिन इस समय यह असंभव है। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, उनका मौजूदा दृष्टिकोण मुझे, एक असाधारण व्यक्ति को, यह महसूस कराता है कि हम दो विरोधी दल हैं जिन्हें इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिंगयू ने आह भरी और सबकी ओर देखा। शायद मैं इस पहले दिन के टॉवर के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। नहीं, मैं 9 मंजिला टॉवर बनने के लायक हूँ, क्योंकि मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता। मैं बस उन आम लोगों के बराबर होना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी असंभव है, कम से कम अभी के लिए यह असंभव है। मैं जानता हूं कि आपके रिश्तेदारों में कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है और हर कोई साधारण व्यक्ति से असाधारण बन गया है। हम हमेशा अपने आदर्शों की रक्षा करेंगे। कुत्तों के रूप में अब हम जो कर सकते हैं वह है अपने मालिकों को खतरनाक कार्यों को पूरा करने में मदद करना। लेकिन आपके कुत्तों के समूह के मालिक, आपके भाइयों के रूप में, जिंगयू के पास अभी भी केवल एक ही वाक्य है। इस लड़ाई में किसी को भी मरने की अनुमति नहीं है। यदि आप मर जाते हैं तो आप व्यर्थ मरेंगे। उस दिन तक जीना बेहतर है जब आप उत्परिवर्ती प्राणियों को पूरी तरह से पराजित होते हुए देखते हैं। एक कुत्ते के रूप में आपके पास कुत्ते की रीढ़ होनी चाहिए। हाँ, 9 स्वर्ग टावर्स, www.mtlnovel.com। हर कोई जोर से चिल्लाया। ठीक है,
कल सुबह शिकार बी और अन्य दानव आत्माओं, जादू समूह, विशेष क्षमता समूह, आपका बोझ बहुत भारी है, मुझे और फी जून हमले को कवर करें। जिंगयू ने सबकी ओर पीट करके कहा। वह जानता था कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। हालांकि वह जानता था कि उसे कहना ही होगा। हाल ही में 9 मंजिला स्काई पैगोडा में लगभग हर कोई अब खुद को रोक नहीं पा रहा है। आखिरकार गर्दन पर पड़ी बेड़ियां पहले की तुलना में बहुत भारी हो गई हैं। बावजूद इसके अभी समय सही नहीं है। रुको, सुबह के 5 बजे थे। आकाश धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया और देर से वसंत में पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी थोड़ी ठंड थी। युद्ध की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए 9वें स्वर्ग टॉवर और सैनिक शाम को गोगांडा शहर के खंडहरों में पहुंचे और सीधे अंतर्देशीय क्षेत्र में जाने का विकल्प नहीं चुना। आक्रमण का समय प्रातःकाल चुना गया, जो आध्यात्मिक क्षेत्र पर आक्रमण करने का मानक समय है। इस समय आध्यात्मिक क्षेत्र में विभिन्न उत्परिवर्ती प्राणी बहुत कम गतिविधि आवृत्ति वाले चरण में हैं, जो उनके लिए जल्दी से आगे बढ़ने के लिए सुविधाजनक है। अब दिव्यात्माओं और सैनिकों ने रात्रि में इस आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्राम करने का साहस किया, और यह भी मंत्रमुग्ध समूह के उन दिव्यात्माओं का परिणाम था जिन्होंने अपनी नींद का त्याग किया और पूरी रात डटे रहे। आखिरकार इतने सारे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आए कि बाहर के उत्परिवर्ती प्राणियों के लिए ये जानना असंभव है। उनकी गंध की तीव्र अनुभूति और खतरे की अनुभूति के कारण वे इस खंडहर में बहुत रुचि रखते हैं, जहां बहुत से मनुष्य एकत्र हुए हैं। हालांकि विशाल क्षेत्र में फैले अत्यंत शक्तिशाली जादू ने उन्हें बाहर ही रखा। असाधारण पुरुषों और सैनिकों ने रात्रि में आराम करने के बाद बी श्रेणी के राक्षसी आत्माओं की गतिविधि की अनुमानित सीमा निर्धारित करने के लिए नवीनतम आभा सांद्रता का पता लगाने वाले उपग्रह डेटा को प्राप्त करने में सक्षम हुए। अभी कुछ 10 मिनट पहले ही हेलीकॉप्टर ने पिछले 10 घंटों में इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति का शिखर फेंका है, यानी प्रक्षेप पथ मानचित्र, जहां बी श्रेणी की राक्षसी आत्माएं प्रक्षेप पथ मानचित्र पर दर्शाई गई हैं, उस पर जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। 9 मंजिला पगोडा और सैनिक। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद 9वें स्वर्ग टॉवर की तरफ जिंगयू, साथ ही सैनिक पक्ष के कई कमांडर भी जल्दी से तैयार हो गए। पंक्तिबद्ध लगभग 509 मंजिला टावर सीधे खड़े थे, और वे सैनिक और भी अधिक राजसी थे। जादू समूह के भाइयों, आपने कड़ी मेहनत की है, आप आराम कर सकते हैं। जिंगयू थका हुआ लग रहा था, और जादू समूह के साथियों ने, जिन्होंने उसके बगल में बहुत सारे इस्तेमाल किए गए आत्मा पत्थरों को ढेर कर दिया था, आदेश दिया। जादू समूह के 9 स्वर्ग टावरों ने अपने दांत पीस लिए और खड़े हो गए, जिससे जादू का ताला खुल गया। उसी समय जिंगयू पर केंद्रित जादू के चारों ओर अचानक हजारों काले तरल पदार्थ बिखर गए। अनगिनत उत्परिवर्ती जीव जो अभी भी जादू से दहाड़ रहे थे, काले तरल पदार्थ की चपेट में आ गए और तुरंत जमीन पर गिर गए। और बाकी लोग जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, वे अचानक तूफान से कट गए। तुम्हें पता है, पूरे जादू की सीमा 500 मीटर की त्रिज्या में है। पलक झपकते ही ये उत्परिवर्ती प्राणी जो बुद्धिमान नहीं हैं, केवल एफ या ई हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। फेई जुन ने चाकू ले लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, और वह काले सूट में फिर से 9 हेवन टॉवर की टीम में दिखाई दिया। जिंगयू ने उसकी ओर देखा और धन्यवाद में सिर हिलाया। वे सैनिक भी इकट्ठे हो गए हैं। अलौकिक शक्तियों के रूप में इन लोगों को इन सैनिकों के आगे मार्च करना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हताहतों की संख्या न्यूनतम हो। आखिरकार सैनिकों की तुलना में ये असाधारण लोग बहुत अधिक दुबले पतले हैं। पिछली बार बी और अन्य राक्षस आत्माएं 11 बजे की दिशा में 17 किलोमीटर दूर जल्दी में मार्च करते हुए चली गईं। जिंगयू अचानक दहाड़ उठी। हाँ, सबसे पहले पालौकिक लोग रवाना होते हैं, जिनमें जिंगयू और फेई जुन अग्रणी होते हैं। भगवान जिंगयू के चारों ओर हजारों काले तरल पदार्थ तैर रहे थे। समय समय पर ये स्याही के बिंदु बाहर निकल आते थे, जिससे एक उत्परिवर्ती प्राणी की मौत हो जाती थी जो उस पर आक्रमण करने की कोशिश करता था। और फेई जून की लंबी तलवार उसके अचानक गायब होने के बाद अचानक प्रकट हुई और समय समय पर म्यान से बाहर खींची गई, जिससे एक कर्कश ध्वनि हुई। 2 बी श्रेणी के पारंगत लोग आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे वाले अधिक आराम महसूस करते हैं। वे विशाल वृक्षों के जंगल में तेजी से उड़ने लगे और सैनिक शीघ्रता से उनके पीछे चल पड़े। जहां तक टैंक और हॉवित्जर जैसे भारी हथियारों का सवाल है, तो वे 100 मीटर से अधिक दूरी तक आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये सब जिंगयू और पालौकिक लोगों की उम्मीदों पर आधारित था। ये गैजेट वास्तव में केवल सजावट के सामान हैं, जिनका उपयोग बी जैसे प्राणियों को पराजित करते समय फोटो और वीडियो को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि जैसे ही सभी की कलाइयों पर लगे पोर्टेबल आभा सांद्रता मीटर से अलार्म बजा, सभी ने फिर से अपनी गति धीमी कर ली और साथ ही पीछे खड़े सैनिकों को याद दिलाने के लिए एक संकेत फ्लेयर छोड़ा। बी और अन्य दानव आत्माएं हमारे पास आ रही हैं, कृपया ध्यान दें। जादू समूह अपनी आभा का आग्रह करता है और हमेशा जादू छोड़ने के लिए तैयार रहता है।
जिंग यू जानता था कि भले ही उनमें से बहुत से 20 स्तर की दानव आत्मा पर हमला करते हैं, वे निश्चित रूप से जीतेंगे। चेहरा बड़ा है, लेकिन अमरता के लिए सावधानी जरूरी है। उसके पीछे के सैनिक भी धीरे धीरे उसके पीछे चले गए, और जिंग यू के साथ कुछ आदान प्रदान के बाद वे भी पालौकिक लोगों के पीछे चले गए। इस तरह जब समय आता है तो वह नुकसान से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके मोह में प्रवेश कर सकता है। लंबा। हालांकि इससे पहले कि उनका गठबंधन दूर जाता, उन्होंने अचानक एक जोरदार धमाका सुना। इसके तुरंत बाद धरती में अचानक कंपन हुआ। ध्यान दें, ये हमें ढूंढ रहा है, जादू समूह तैयार है। जैसे ही जिंग यू की आवाज गिरी, तना टूटने की भारी आवाज के साथ उसी समय धरती का कंपन अपनी सीमा पर पहुंच गया। अरे 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 अरे! अचानक सभी ने बहुत करीब से दहाड़ सुनी। बहुत ही कर्णभेदी, हृदय को झकझोर देने वाली जादू समूह। एक गुनगुनाहट के साथ दर्जनों जादू ने तुरंत सभी को घेर लिया। धमाका। उसी समय एक विशाल काली छाया इन दर्जनों अवरोधों से टकराई और सीधे 10 परतों को भेदती हुई चली गई। जादू समूह लगातार मजबूत होता जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक जादू फिर से प्रकट हुए। ये है। जिंग यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सामने पहाड़ी जैसी विशाल काली छाया को देखा। हालांकि मंद रोशनी में वो अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। इस समय विशाल काली छाया ने अपना सिर जोर से हिलाया और पीछे हट गई। दहाड़ और विशाल सांस छोड़ने से सभी के कान लगभग बहरे हो गए। आग। जिंग यू के आदेश के तहत दर्जनों आग की रोशनी चमक उठी और विशाल काली छाया ने भी अपना असली चेहरा दिखाया। उस समय लगभग 10 मीटर लंबा एक विशाल जंगली सुअर, लेकिन इस समय तो इसके 2 भूरे नुकीले दांत भी 1 मीटर मोटे और 5 मीटर लंबे हैं। लंबी तलवार की तरह लंबे भूरे बाल पूरे शरीर को ढकते हैं और पीठ पर बेहद लंबे काले बाल पूंछ के पीछे 10 मीटर से भी अधिक तक फैले होते हैं। सभी ने यह भी देखा कि 20 श्रेणी की राक्षस आत्मा के नुकीले दांतों की नोक पर अभी भी हल्की नीली विद्युत धाराएं चमक रही थीं। टस्क। यह मुश्किल है। विद्युत प्रणाली। जिंग यू ने केवल एक पल के लिए सोचा। प्रतीक्षारत राक्षस आत्मा फिर से दौड़ी। एक और जोरदार धमाका हुआ और दर्जनों स्तरों की बाधाएं एक बार फिर नष्ट हो गईं। जादू समूह जल्दी से यहाँ मरम्मत। फी जून एक पल में गायब हो गया। www.mtlnovel.com। और अचानक राक्षस आत्मा की आंखों के पास प्रकट हुआ। एक ठंडी रोशनी चमक उठी। 2 कशों के साथ ही इस भीमकाय जानवर की आंखों से गाढ़ा खून बहने लगा। ड्रैगन चलने से दुनिया टूट जाती है और टूट जाती है। फेई जुन की दहाड़ के साथ उसकी पीठ के पीछे लगे 2 भाले, एक ड्रैगन की तरह एक विशाल जंगली सुअर की आंखों की कोठरियों में गहराई से घुस गए। धमाका। इस समय 20 श्रेणी की राक्षस आत्मा ने अपना सिर नीचे पटक दिया, लेकिन एक नुकीले दांत ने फी जून को एक अजीब कोण पर छेद दिया। टस्क। फेई जून भी अपनी शक्ति से बचने के बाद चुपके से हैरान था। एक झलक के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बी क्लास राक्षस आत्मा के ऊपर एक अजीब सा साया पड़ा हुआ है। लाओ जिंग। इसके सिर पर। फेई जून दहाड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राक्षस आत्मा के सिर पर पड़ी काली छाया लोगों की पहली प्रतिक्रिया ये बनाती है कि यह एक विदेशी जानवर है। चमकती हुई वस्तु आकाश में छोड़ी गई और सभी ने एक क्षण में काली छाया का वास्तविक शरीर देख लिया। एलियन जानवर। फेई जून ने अपना चाकू निकाला। एक ठंडी रोशनी चमक उठी। कब? हालांकि फी जून का चाकू सीधे दहाड़ते हुए 20 श्रेणी के दानव आत्मा के विशाल सींग पर लगा था, जिसने अचानक अपना सिर उठाया। जिंग यू। फेई जून चिल्लाया और तुरंत बाद एक काला तरल एक तीर की तरह बाहर निकला, जिसने विदेशी जानवर के सिर को सीधे छलनी से उड़ा दिया। उसी समय 20 श्रेणी की राक्षस आत्मा ने अचानक एक लंबी दहाड़ लगाई। फिर अनगिनत नीली बैंगनी बिजली की रोशनी उसकी धरती को हिला देने वाली चीख के साथ धीरे धीरे दोहरे सींगों से सिर के सामने तक फैल गई और फिर से बदल गई। ये बहुत बड़ा है। टस्क। ये परेशानी भरा है। जिंग यू को पता था कि वह अच्छा नहीं था और जल्दी से आदेश दिया, पृथ्वी आधारित, चट्टान आधारित एक डबल अवरोध बनाओ। नीले और बैंगनी रंग की अजीब बिजली की रोशनी ने आसपास के विशाल पेड़ों और पौधों को छुआ और तुरंत उन्हें झुलसा दिया और उनमें घुस गया। कुछ देर के लिए गड़गड़ाहट और चटकने की आवाजें एक साथ मिल गईं और एक तेज जलने की गंध आती रही। रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, बाधाओं का समर्थन करो। जिंग यू ने उम्मीद नहीं की थी कि इस बी क्लास दानव आत्मा के पास मौजूद वज्र तत्व इतना मुश्किल था और यहाँ तक कि अन्य तत्वों के साथ मिश्रित था। इसके बाद प्रतिद्वंद्वी के हमले से पहले वे केवल इस तरह से बचाव कर सकते हैं। उस समय की तुलना में जब विदेशी जानवरों द्वारा नियंत्रित राक्षस केवल हिंसक रूप से टकरा सकते थे, उसके सामने 20 श्रेणी के राक्षस आत्मा द्वारा उत्सर्जित नीली बैंगनी गड़गड़ाहट की रोशनी उसकी असली भयानक ताकत थी। वहां उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि इस समय वे बचाव के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और क्या ऐसी रक्षा इस प्रहार का सामना कर सकेगी, यह कोई नहीं जानता।
चाहे वो जिंग यू हो या फेई जुन, उनकी क्षमताएं इस विशाल जंगली सुअर की उपस्थिति में कोई भूमिका नहीं निभा सकती जो पूरी तरह से बिजली की रोशनी से घिरा हुआ है। हालांकि इस समय अचानक जिंग यू, जिसने अभी अभी स्याही की रक्षा की एक परत पूरी की थी, ने पाया कि बी श्रेणी की राक्षस आत्मा के सिर से कुछ मीटर ऊपर, जो हिंसक बिजली के हमले का उपयोग करने वाली थी, एक सफेद चक्र दिखाई दिया। फिर एक के बाद एक अजीब जानवरों ने सीधे अजीब जानवर के सिर पर प्रहार किया और भयानक बिजली का चाप इस समय धीरे धीरे सिकुड़ गया और अंत में बाहर चला गया। कुछ देर तक सभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बी श्रेणी की राक्षस आत्मा ने टकराव का अगला दौर शुरू कर दिया। हालांकि इस समय इसकी आक्रमण शक्ति अभी की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। जिंग यू और फेई जुन ने एक दूसरे को देखा, जबकि बाकी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। वे सब उस विदेशी जानवर को देखने लगे जो उस विशाल जंगली सुअर पर लेटा हुआ था और उसे नियंत्रित कर रहा था, और अचानक उन्हें कुछ समझ में आ गया। जादू समूह, जब यह इसे मारे तो इसे फंसाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जिंग यू के शब्द गिरे, विशाल जंगली सुअर ने उसमें धमाका किया, एक पल में बाधाओं की 1 दर्जन से अधिक परतें तोड़ दीं। हालांकि अलौकिक शक्तियों ने उसी समय बाधाओं की और परतें भी हटा दीं और उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। अगला, जिंग यू ने फेई जून, डोंग वेई और चेंग यू की ओर देखा। कई लोग एक ही समय में बाहर भागे। 10 मिनट बाद बी और अन्य राक्षस आत्माओं का विशाल शरीर सूर्योदय के साथ ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर सवार दर्जन भर से अधिक अजीब जानवर जमीन पर गिरने के साथ ही उछलकर गिर गए या सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। जिंग यू कुछ जीवित अजीब जानवरों के किनारे चला गया और स्याही की बूंदें आसानी से प्रत्येक छोर के महत्वपूर्ण अंगों में प्रवेश कर गईं। इस समय युद्ध के मैदान पर उठता हुआ धुआं और धूल धीरे धीरे छट गया था और बी और अन्य राक्षस आत्माओं को हराने का कार्य, जिसे सभी ने अत्यंत कठिन समझा था, बहुत ही कम समय में पूरा हो गया था। और इस युद्ध के मैदान पर चरम परिवर्तन एक अजीब जानवर की उपस्थिति है। विदेशी जानवर बी और अन्य राक्षस आत्माओं को नियंत्रित करता है और राक्षस आत्मा का हमला केवल एक टकराव है। विदेशी जानवर के नियंत्रण के बिना दानव आत्मा बेहद भयानक हो जाएगी, अपने स्वयं के शक्तिशाली और पागल गड़गड़ाहट तत्व की क्षमता का उपयोग करके तुरंत सभी असाधारण और सैनिकों को दबा देगी। सौभाग्यवश वे अनिच्छुक राक्षस पुनः प्रकट हो गए और बी तथा अन्य राक्षसी आत्माओं के हमले पुनः बुद्धिहीन आक्रमण में बदल गए। चेंग यू, उस समय तट पर जिंग यू ने भौहें सिकोड़ी और मृत जानवर की लाश को लात मारी। यह एक विशेष सिर था और यह वही था जिसने पहले बी और अन्य राक्षसी आत्माओं के सिर में अपने जाल डाले थे। जिंगटियन टॉवर, ये बिल्कुल सही है। चेंग यू को उस समय की स्थिति याद आई। नियंत्रित बी और अन्य राक्षस आत्माएं केवल आगे बढ़ेंगी और जब जादू का सामना करना पड़ेगा तो वे इस बड़े जंगली सुअर की तरह अराजक हो जाएंगे। किसी की अपनी ताकत को मुक्त करने का कोई संकेत नहीं है। जिंग यू ने सिर हिलाया। अंतर यह है कि समुद्र में उनके सिर के ऊपर बी श्रेणी के राक्षस आत्मा के राक्षसों को मार दिए जाने के बाद वे समुद्र में वापस लौट आते हैं। वे इस जंगली सुअर राक्षस आत्मा की तरह नहीं है जिसने वज्र तत्व पर महारत हासिल कर ली है। ये संघर्ष करने और उस हिंसक का उपयोग करने के लिए मर जाएगा। लेई गुआंग, अगर हम शुरू में ही विदेशी जानवर को मार दें तो शायद ये बी श्रेणी की राक्षस आत्मा चली जाए। फेई जून उसके पास खड़ा सोच रहा था। जिंग यू ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह की बात कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता। यद्यपि बी और अन्य राक्षस आत्माओं के पास काफी विकसित बुद्धि है, फिर भी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि वे अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं। मानवीय समझ के अनुसार उत्परिवर्ती प्राणियों के जन्म से ही उनके जीन में मानवता को नष्ट करने का चिन्ह अंकित हो जाता है। उनके पास एक शक्तिशाली ताकत है जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। आध्यात्मिक वर्षा के विस्फोट के साथ वे आध्यात्मिक क्षेत्र से समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बाहर निकल आए, लगातार अपने निवास स्थान का विस्तार करते हुए और साथ ही साथ मूल रूप से मनुष्यों द्वारा कब्जा किए गए विशाल क्षेत्र को तोड़ते हुए एक वेल की तरह निगल। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि मनुष्य क्या करेंगे या मनुष्य उन पर हमला करेंगे या नहीं। वे केवल विनाश के बीज बोते हैं। हर उस इंसान पर हमला करते हैं जिसे वे देखते हैं, नुकीले दांतों, तीखे दांतों और विष से मानव सभ्यता को नष्ट करते हैं और साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र का विस्तार करते हैं। हालांकि मनुष्यों ने 2 वर्षों के बाद शहर पर बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं के प्रभाव का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा। तुम्हें पता है, जब बारिश शुरू हुई तो समुद्र में बी और अन्य राक्षस आत्माएं तटीय शहर पर एक बार भी नहीं आईं। नियॉन में कुछ बी श्रेणी के राक्षस आत्माओं के कारण पहले जो विशाल सुनामी आई थी, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो कई संदेह होते हैं, और ये तब नहीं हुआ जब आत्माओं की बारिश हुई। जिंग यू को फिर से वानजुहाय आत्मा क्षेत्र याद आया और ग्रेड ए के दानव राजा को याद किया जो उस समय अस्तित्व में रहने के लिए दृढ़ था। उस तरह के विनाश के उत्परिवर्ती जीवों ने मानव शहरों पर हमला क्यों नहीं किया और बड़ी तबाही क्यों नहीं मचाई? क्या ये भी एक कारण है?
अभी लड़ाई में पहले तो उन्हें यह विसंगति नजर नहीं आई, लेकिन जब फेई जुन ने बी श्रेणी की राक्षस आत्मा की दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए नियमित युद्ध का उपयोग किया तो उन्हें पता चला कि बी श्रेणी की राक्षस आत्मा वास्तव में एक विदेशी जानवर द्वारा नियंत्रित थी। उसके बाद जिंग यू ने बहुत अधिक नहीं सोचा। विदेशी जानवर द्वारा शामिल की गई अराजकता का सामना करते हुए उसने विदेशी जानवर के सिर में घुसने के लिए स्याही की बूंदों का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। लेकिन इससे युद्ध का रुख थम गया। क्या होगा यदि फेई जुन ने पारंपरिक रणनीति का उपयोग करने से पहले ही विदेशी जानवर के अस्तित्व का पता लगा लिया और उसे मार डाला? चेंग यू द्वारा पूछे गए प्रश्न की तरह क्या बी और अन्य राक्षस आत्माएं बस मुड़कर चली जाएंगी? जिंग यू को पता नहीं था, कमरे में किसी को पता नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि विदेशी जानवर के पुनः प्रकट होने के बाद उन्होंने इस विशाल पर्वत जैसे बी और अन्य राक्षसी आत्माओं को मार डाला था। इसे आसानी से मार दिया गया। पहले जो भयंकर गड़गड़ाहट की रोशनी थी वो इस व्यक्ति के हृदय में एक ड्रम की तरह थी। यदि यह विदेशी जानवर नहीं होता तो वे इसे इतनी जल्दी यहाँ नहीं हरा पाते। खैर, हमारा मिशन पूरा हो गया है। अगला। जिंग यू ने इस समय अचानक आकाश की गड़गड़ाहट सुनी। यह एक भारी हेलीकॉप्टर की गर्जना थी। वे सभी भारी हथियार जैसे हॉवित्जर और टैंक ले जाते हैं और उन भारी हथियारों को एक एक करके यहाँ लगाने वाले हैं जो इस स्थान तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद दृश्य में नायक तक प्रतीक्षा करें। सैनिक बी श्रेणी के दानव आत्माओं के शीर्ष पर खड़े हैं। भारी हथियार बाएं और दाएं अलग हो गए हैं और वे 9 मंजिला शिवालय के कोने में खड़े हैं। एक सार्थक फोटो ली जाएगी। वास्तव में ये पर्याप्त है। जिंगयू ने अपने होंठ बंद कर लिए और सैनिकों की ओर देखा जो समान रूप से भ्रमित थे। इस समय उन्होंने भी उसी दृष्टि से दिव्यात्माओं की ओर देखा। हे, दिलचस्प है। लिन मिंग ने अपग्रेड के बाद सभी चीजों की आभा को फिर से बनाने की क्षमता का उपयोग करने के बाद, अपने दिमाग में इस अद्भुत लड़ाई को महसूस करने के बाद, वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। सभी चीजों की आभा पुनर्निर्माण क्षमता को स्तर 3 तक उन्नत करने के बाद वह अंततः 1000 किलोमीटर के भीतर सभी जीवित और निर्जीव निकायों को पूरी तरह से महसूस कर सकता है, जिसमें वह सकल के केंद्र के रूप में है। इसके अलावा तत्व शक्ति को महसूस करने की क्षमता भी है। उदाहरण के लिए, यदि ज़ुओ युआन 900 किलोमीटर दूर से आग लगाने की क्षमता का उपयोग करता है तो लिन मिंग उसके दिमाग में आग के आकार और आकृति का एहसास कर सकता है। और जब उसे तुरंत एहसास हुआ कि 500 किलोमीटर से अधिक दूर एक मानव और बी और अन्य राक्षस आत्माओं के बीच मुकाबला चल रहा है तो ये क्षमता तुरंत काम आई। हालांकि इस बार मनुष्यों और बी और अन्य राक्षस आत्माओं के बीच लड़ाई बहुत नाटकीय थी। मानव पालौकिक और सैनिक और बी और अन्य राक्षस आत्माएं अत्यंत विशाल जंगली सुअर हाथ में मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए जादू खोला। दूसरे दिन ता फेजुन की कम दूरी की तात्कालिक चाल और हथियार की बढ़ी हुई क्षमता भी पहले आई, जिसने बी और अन्य राक्षस आत्माओं की आंखों को नष्ट कर दिया। इस बिंदु तक वे सभी सामान्य माने जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उस फीजुन ने विदेशी जानवर को मारने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन विदेशी जानवर ने इसे रोकने के लिए राक्षस आत्मा को नियंत्रित किया और पहले दिन ता जिंग यू ने गोली मार दी और सीधे विदेशी जानवर को समाप्त कर दिया। अजीब जानवर को होश आया तो उसने पाया कि उसकी आंखें अंधी हो चुकी हैं और अब उसे मौत से लड़ना होगा। अत्यंत शक्तिशाली वज्र हमलों के सामने वे मनुष्य अपनी सुरक्षा को बमुश्किल ही कायम रख पाते हैं। लेकिन इस समय राक्षस आत्मा के सिर पर फिर से सफेद प्रभामंडल दिखाई दिया और इसके कारण युद्ध की स्थिति फिर से उलट गई। पालौकिक बहुत चतुर हैं। उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए सबसे पहले बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं को मार डाला जिनमें थोड़ी बहुत निवारक शक्ति थी, और फिर उन विदेशी जानवरों को मार डाला जो बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं को नियंत्रित करते थे। इस तरह संकट आसानी से हल हो गया। इस लड़ाई में उतार चढ़ाव हैं और यह वास्तव में सच में उतार चढ़ाव है। विदेशी जानवरों की भागीदारी के बिना ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, कैसे समझा जाए, कितने लोग मारे गए, कोई नहीं जानता। आखिरकार बिजली के गुणों वाली बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं से निपटना वास्तव में काफी कठिन है। इसके अलावा लिन मिंग ने यह भी पाया कि इस विशाल जंगली सुअर में अग्नि तत्व के नियंत्रण के समान कुछ लक्षण थे। यदि मानव पालौकिक और सैनिक विदेशी जानवरों की भागीदारी के बिना सामान्य रूप से इस बी श्रेणी राक्षस आत्मा के खिलाफ लड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंत में बी और अन्य राक्षसी आत्माओं की मृत्यु होगी। लेकिन मानवीय पक्ष निश्चित रूप से अब जैसा नहीं होगा। एक भी त्वचा को चोट नहीं पहुंचेगी, सैकड़ों लोग मर जाएंगे और एक निश्चित स्काई टावर को भी मरने देना असंभव नहीं है। आखिरकार लिन मिंग ने बी जैसे विशाल जंगली सुअर और अन्य राक्षस आत्माओं के बिजली तत्व की हमले की रणनीति का एहसास किया और पाया कि जब तक यह मनुष्यों द्वारा निर्मित अवरोध से टकराता है तब तक अंत में संभवतः उन दर्जनों परतों के लिए कुछ नाजुक हो जाएगा, कुछ टूट गया और बड़ी संख्या में हताहतों की त्रासदी हुई। और यह संभवतः अभी शुरुआत मात्र है।
अपनी आंखों से अंधा होने के बाद जंगली सुअर, जो पहले से ही बेहद हिंसक था, इन लोगों को कभी नहीं जाने देगा और यह कहना असंभव होगा कि वो सीधे उनके साथ मर जाएगा। विदेशी जानवरों की भागीदारी के बिना ऐसा कोई दृश्य नहीं होता जहां ये लोग खुशी खुशी बी और अन्य राक्षसी आत्माओं की तस्वीरें लेते। अजीब जानवर, यह क्या बकवास है? अकेले बाहर आओ, ये बकवास है। बी और अन्य राक्षस आत्माओं को नियंत्रित करने के बाद बी और अन्य राक्षस आत्माएं भी बकवास हो जाती हैं। इस बात का क्या मतलब है? क्या हम मानव जाति को अतीत में नीले तारे द्वारा प्रभुत्व प्राप्त आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं? इस बार इसने सीधे तौर पर मानव को आसानी से पराजित करने में मदद की, एक बी श्रेणी की राक्षस आत्मा जिसे वे कभी आसानी से नहीं हरा सकते थे। बी और अन्य दानव आत्मा सुअर टीम के साथी लिन मिंग कुछ अवाक रह गया। वह अजीब जानवर सचमुच अपमानजनक था। हालांकि ये कहने के बाद, यदि बिजली तत्व गुणों वाला इतना विशाल जंगली सुअर और एक विशाल और हिंसक बी श्रेणी की राक्षस आत्मा उसके सामने दुश्मन के रूप में खड़ी हो, ये लगभग कुछ सेकंड का मामला था और लिन मिंग उसे मरवा सकता था। 5 फूलों वाली बांस की जड़ों को बांधने के बाद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए और दूर चले गए। या बांस की जड़ का प्रवेश द्वार तुरंत फट गया, या अपने अधीनस्थों की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए उनकी क्षमता उधार लें। मरने के लिए कोई ज्यादा रास्ता नहीं है। अब ए क्लास दानव राजा के रूप में लिन मिंग को लगा कि न केवल वह राज्य में बी क्लास दानव आत्मा को तुच्छ समझ सकता है, बल्कि वह ताकत में भी पूरी तरह से कुचला हुआ था। मनुष्यों के लिए इससे निपटना मुश्किल है और शायद बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं से भी केवल परमाणु बमों से ही निपटा जा सकता है। लिन मिंग को लगा कि जब तक प्रतिद्वंद्वी उसके हमले की सीमा में दिखाई देगा, तब तक प्रतिद्वंद्वी मूल रूप से मर चुका होगा। क्या अतीत में चांदी का जहरीला ड्रैगन खुद ही नहीं मारा गया था, जो उस समय भी बी श्रेणी का था? यदि यह उत्पाद अब उनके सामने आ जाए, तो ये पहले जितना कष्टदायक नहीं होगा, ये सिर्फ एक उछाल होगा। इस समय लिन मिंग को एक साथ अपने दिमाग में सभी 9 मंजिला टावरों और सैनिकों का एहसास हुआ। अब वे बी क्लास राक्षस आत्मा के मृत शरीर पर पोंछ दे चुके हैं और वे फैंसी टैंक और तोपें भी कैमरे में आ चुकी हैं। इस बार बी और अन्य राक्षस आत्माओं को नष्ट करने का कार्य उन्होंने सबसे कम समय में सबसे शक्तिशाली दुश्मन को हराया। इसी तरह इसका सबसे बड़ा परिणाम भी मिला है। मानव आत्मविश्वास को बहुत प्रोत्साहन मिला है और इसने ब्लू स्टार के अन्य देशों को दिखा दिया है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। 9 स्वर्ग टावर्स और सैनिक। लिन मिंग को लगा कि उसका आध्यात्मिक क्षेत्र अभी उतना ऊंचा नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य वास्तव में ऐसी चीजों का पीछा करना पसंद करता है जो मूलतः अर्थहीन होती हैं। वो उन सभी अर्थों और प्रतीकात्मक बातों को नहीं समझता था जो वे सोचते थे, और वो समझना भी नहीं चाहता था। इस युद्ध में जिन सैनिकों ने कुछ नहीं किया था, वे सबसे केंद्रीय स्थान पर खड़े थे, जबकि असाधारण सैनिक, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, किनारे पर धकेल दिए गए। साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच विरोधाभास, ये लगभग तनाव के स्तर पर पहुंच गया है। यद्यपि साधारण लोग ऐसा नहीं सोचते, फिर भी पालौकिक लोग सहनशील होते हैं। लेकिन अनुमान है कि प्रकोप को केवल एक अवसर की आवश्यकता है। उस समय जब लिन मिंग ने सभी चीजों की आभा को पुनर्निर्माण करने की क्षमता को LV3 तक बढ़ा दिया, तो उसने ये भी महसूस किया कि 9 स्वर्ग टॉवर का नेता भी पहले दिन के टॉवर के जिंगयू का भाषण था। जिंगयू का भाषण ऐसा लग रहा था जैसे उसने लंबे समय तक उदास रहने के बाद अपने दिल की गहराइयों से कहा हो। जिंगयू की नज़र में ये 9 मंजिला आसमानी टॉवर सिर्फ औजार हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आम लोगों द्वारा चलाए जाने वाले औजार कुत्ते हैं जो पागल हैं और बाहरी दुनिया को भी नहीं पता। और जिंगयू के इन अधीनस्थों का भी स्पष्ट रूप से वही विचार है जो उसका है। लिन मिंग वास्तव में इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि वे मनुष्य पालौकिक के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी महसूस किया है, रोंगचेंग शहर के सामान्य उच्च स्तरीय लोगों के लिए कुछ लोग इस बात की परवाह करते हैं कि क्या दूसरा पक्ष असाधारण है। पालौकिक एक अजनबी, एक खतरा और एक अज्ञात है। उनका अस्तित्व उन उत्परिवर्ती प्राणियों के अस्तित्व जितना ही बुरा है। लिन मिंग वास्तव में बहुत स्पष्ट थे कि इन पालौकिक लोगों में गहरी शिकायतें थीं और अपनी क्षमताओं के कारण वे असाधारण महसूस करते थे। लेकिन वे बहुत अधिक अतिवादी और भावुक भी होते हैं और जिद्दी होकर सोचते हैं कि साधारण लोग उन्हें एलियन समझते हैं। लेकिन अधिकांश साधारण लोग ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वे इसे अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ उच्च स्तरीय लोगों को घूरते रहते हैं। लिन मिंग को नहीं पता था कि आम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने महसूस किया कि यदि मानव जाति इसी प्रकार चलती रही तो उसे अगली आध्यात्मिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा पहले ही एक और युद्ध छिड़ जाएगा। इस बिंदु पर विजेताओं ने फोटो और वीडियो ले लिया है। इसके बाद वे आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर निकलकर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों द्वारा मानव नियंत्रित क्षेत्र में वापस आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले उनका मिशन स्पष्टतः पूरा नहीं हुआ था।
लिन मिंग ने महसूस किया कि www.mtlnovel.com फेई जुन ने पहले ही लंबी तलवार निकाल ली थी और आसानी से विशाल जंगली सुअर की त्वचा को काट दिया और जल्दी से पोदान के स्थान की पुष्टि की। इसके बाद कुछ साधारण सैनिकों ने रक्त के समुद्र में 20 श्रेणी के दानव आत्मा की गोली की खोज की और इसे एक चौकोर धातु के बक्से में पैक किया। लिन मिंग वास्तव में जानना चाहता था कि मनुष्य इस चीज को कहाँ रखना चाहते हैं और इसका उपयोग कहाँ करना चाहते हैं। वह देख रहा है। हालांकि उसने अचानक महसूस किया कि इस गोली के आसपास से दर्जनों सफेद घेरे अचानक प्रकट हुए और अनगिनत अजीब जानवर तुरंत अंदर दिखाई दिए। मनुष्यों के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अजीब जानवरों में से एक को आत्मा की गोली मिल गई और इसे एक ही बार में निगल लें। क्या? जिंग यू और फेई जुन ने एक साधारण विदेशी जानवर को देखा, अपना मुंह खोला और पोडान को उसमें ठूंस दिया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक तलवार, ठंड और ठंड, 14 राज्य। जब फी जून दहाड़ रहा था, एक सफेद तलवार की रोशनी ने एक पूरा चक्र बनाया जिसने दर्जनों अजीब जानवरों को तुरंत आधे में काट दिया। हालांकि जब उसकी तलवार की धार और जिंगयू की स्याही की बूंदें लगभग एक साथ उस विदेशी जानवर पर गिरी जिसने पिल निगल ली थी, तो उसका चेहरा उसी समय काफी बदल गया। कब एक जोरदार आवाज हुई। फेई जून को लगा कि बाघ का मुंह सुन्न हो गया है और तुरंत चीरने वाला दर्द हुआ। सभी लोग एक साथ जुड़े। करामाती समूह, जिंगयू ने तुरंत निर्देश दिया। उसी समय प्रतिक्रिया करने वाले 9 स्वर्ग टावरों ने तुरंत अपनी आभा एकत्र की और बहुत ही कम समय में बाधाओं की 1 दर्जन परतें बनाईं। उनके सामने वह विदेशी जानवर जिसने आत्मा की गोली निगल ली थी, अचानक पारदर्शी से सफेद हो गया और फिर सफेद से हरा और नारंगी हो गया और अंत में एक लाल जानवर बन गया। यह विचित्र जानवर हवा में फैल गया। ये लगभग 1 सेकंड में दर्जनों बार फैल गया और यह एक राक्षस में बदल गया जो उस विशाल जंगली सुअर से भी बड़ा था, लगभग 40 से 50 मीटर लंबा। परिवर्तन अभी भी जारी है। राक्षस का शरीर और अधिक लंबा होने लगा तथा उसके स्पर्शक धीरे धीरे फैलकर बढ़ने लगे। फिर ये जमीन पर रेंगता था और विशाल मुंह जो रसातल की तरह दिखता था, वह भी इस समय चरम पर चौड़ा हो गया था और अनगिनत तीखे दांत रक्त लाल मुंह में बेतरतीब ढंग से जड़े हुए थे। गरजती रोशनी में लिपटी एक छोटी सी काली गेंद धीरे धीरे उसके मुंह से बाहर निकली और एक अजीब सी काली हवा का प्रवाह हुआ। समय के साथ वह छोटी सी काली गेंद बहुत ही कम समय में धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर व्यास से बदलकर आधा मीटर व्यास की हो गई। जिंग यू को पता था कि कुछ गड़बड़ है। मोह जादू। ट्रिपल। जब वह जोर से दहाड़ रहा था तो जादू की 10 परतों के बीच धुंधले काले पदार्थ की 3 परतें तुरंत उभर आईं, एक ही समय में सभी को लपेटते हुए एक कठोर सुरक्षात्मक खोल का रूप ले लिया। डोंग वेई, चेंग यू, इतने मूर्ख मत बनो। तुम दोनों अपनी क्षमताओं का उपयोग करके देखो कि क्या तुम नुकसान पहुंचा सकते हो। डोंग वेई की क्षमता ध्वनि तरंगे छोड़ने की है, जबकि चेंग यू की क्षमता हवा को संपीड़ित करके हवाई बम बनाने की है। ये दोनों क्षमताएं विशेष क्षमताएं हैं जो हवा को विकृत और गुणात्मक रूप से बदल देती हैं। कुछ विशेष दुश्मनों का सामना करते समय वे चमत्कारी प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ, वे दोनों एक ही समय में अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं। सोनिक तोप, हवाई बम, दर्जनों लगभग पारदर्शी गैस बम तुरंत ही विदेशी जानवर के विशाल मुंह में जा गिरे। हालांकि विदेशी जानवर से टकराने के बाद उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखा, जैसे कि एक मक्खी ने हाथी को मारा हो। अन्य तात्विक हमला। जैसे ही जिंगयू की आवाज गिरी, दर्जनों विभिन्न तत्वों द्वारा गठित संयुक्त आक्रमण भी विदेशी जानवर पर टूट पड़ा। लेकिन यह इसे केवल थोड़ा आगे बढ़ाने में सक्षम है। जिंगयू ने काले वज्र गेंद को धीरे धीरे बड़ा होते देखा और वह बेहद चिंतित था। इस विचित्र जानवर को मारने का तरीका खोजने में बहुत देर हो चुकी है और ऐसी कोई सफलता पाने का कोई तरीका नहीं है जो इस विचित्र जानवर को साधारण हमलों और तात्विक विशेषताओं के हमलों से बचा सके। उन्हें पहले इस अजीब जानवर की काली बिजली की गेंद का प्रहार सहना होगा। इस समय विदेशी जानवर ने अचानक अपना विशाल सिर नीचे किया और अपने विशाल मुंह की दिशा अपने पास शोर मचा रहे मनुष्यों की ओर इंगित की। भले ही उनमें 10 से अधिक स्तर का जादू हो, लेकिन इस विचित्र जानवर की उपस्थिति उसे तुरंत भेदने में सक्षम प्रतीत होती है। जिंगयू ने देखा कि दूसरे पक्ष ने उसके पक्ष में थूथन का लक्ष्य रखा था। वह उत्सुकता से खेल को तोड़ने का तरीका खोजने लगा। उसने एक नज़र में झाओ शुफेई को अपने बगल में देखा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जियो झाओ, अपनी क्षमता, विदेशी जानवर के पैरों के नीचे एक कोन रखो, अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करें। हाँ, झाओ शुफेई, जो पीला पड़ गया था, तुरंत समझ गया कि जिंगयू का क्या मतलब था और उसने अपनी क्षमताओं को फिर से जुटाया। इसी समय गरजती रोशनी से लिपटी काली गेंद लगभग 3 मीटर के व्यास में बढ़ गई है और विदेशी जानवर ने अपना विशाल मुंह अपनी सीमा तक खोल दिया है। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और विदेशी जानवर के तंबुओं के नीचे की जमीन अचानक उभर आई, जिससे एक पल के लिए उसका संतुलन भी प्रभावित हुआ।
ZZZ, काली गेंद अपनी सीमा तक बढ़ चुकी है, लेकिन ये संतुलन खोने के इस क्षण में लॉन्च की गई है। धमाका, एक बहुत ही भयानक तेज आवाज के साथ चमकदार सफेद रोशनी ने भी इस टुकड़े को पूरी तरह से घेर लिया। दसियों सेकंड के बाद श्वेत प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। 10 मिनट के बाद फेई जुन मिट्टी से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। जलने की गंध नथुनों में भर गई, हर जगह हताहत लोग। 9 मंजिला स्काई टॉवर से, सैनिकों से, यहाँ तक कि टैंक, हॉविट्जर और हेलीकॉप्टर जो कुछ समय पहले तक हवा में उड़ रहे थे, वे भी अब कबाड़ बन चुके हैं। एक अजीब सा भय का भाव तुरंत ही फेई जुन के शरीर और मन में छा गया। लाओ, लाओ जिन, दा, हर कोई, ओम, अजीब जानवर, वो अजीब जानवर, कहाँ गया? फेई जुन जमीन पर बैठ गया और हताश होकर देखने लगा कि उस अजीब जानवर का नामोनिशान गायब हो गया है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, लिन मिंग ने सारी तैयारियां कर ली हैं। वो अजीब जानवर बहुत तेज गति से दौड़ा, ये पूरी तरह से उनकी अपेक्षा थी। यह अजीब बात होगी यदि वो अजीब जानवर जिसने आत्मा की गोली निगल ली थी, सीधे उसके पास न आए। आखिरकार, ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही उन्हें निशाना बनाया था। विशेष रूप से, यह उस पर, चिलिंग का दिल, है। लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि यह चिलिंग हॉट उत्परिवर्ती जीव में आत्मा की गोली की तरह ही मौजूद होना चाहिए, और इसका प्रभाव बिल्कुल आत्मा की गोली के समान ही होना चाहिए। अजीब जानवर को ठीक से पता था कि पोदन क्या है, हालांकि उन्होंने इसे सीधे बी क्लास दानव आत्मा से प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि जीत हासिल करने, उसे निगलने और उसे एक विशाल राक्षस में बदलने का अवसर लेने से पहले बी क्लास दानव आत्मा के मरने तक इंतजार किया। लिन मिंग को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक पल सोचने के बाद लिन मिंग को तुरंत समझ आ गया, और उन्होंने अपने पिछले अनुमानों को फिर से पलट दिया। वास्तव में, सरल शब्दों में कहें तो, उन अजीब जानवरों में बी और अन्य राक्षस आत्माओं को मारने की ताकत नहीं थी। उन्होंने उन बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं को नियंत्रित किया और तट पर पहले हमला किया। इसका कारण शायद यह नहीं था कि वे लंबी दूरी की यात्रा करके उन बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं से सीधे बात करना चाहते थे। इसके बजाय, मैं चाहता हूं कि मनुष्य उन बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं को मार डालें और फिर उनकी आत्मा की गोली प्राप्त करें, उन्हें और भी अधिक भयानक राक्षसों में बदल दें और फिर सीधे क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र में चले जाएं। क्या इस बार भी ऐसा ही नहीं है? शुरुआत में, ये काफी भ्रामक था कि बी श्रेणी की दानव आत्मा को क्यों नियंत्रित करना था, जो बेहद विनाशकारी थी, और इसे एक ऐसे कचरे में बदलना था जो केवल टकरा सकता था और फिर अलौकिक द्वारा आसानी से मारा जा सकता था। अब जरा सोचिए, विदेशी जानवरों की प्रारंभिक रणनीति कुछ इस प्रकार की होती है। अलौकिक प्राणियों का उपयोग करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वे आत्मा की गोली नहीं निकाल लेते, और फिर मछुआरे से सीधे लाभ कमाएं और उसी श्रेष्ठ शक्ति के साथ एक राक्षस बन जाएं जैसा कि वह अभी है। जब मुझे याद आया कि अजीब जानवर ने पहाड़ को नियंत्रित करने के लिए आत्मा की बारिश की अराजकता का फायदा उठाया था, जब वह उसकी ओर बढ़ा, तो उसके मन में भी ऐसा ही विचार आया होगा। ये अजीब जानवर सचमुच हर बार नई नई तरकीबें अपनाते हैं। वो काले तत्व की गोली भी अच्छी शक्ति से दाग सकता था, जो उसकी उम्मीद से परे था। लेकिन ये देखना पर्याप्त नहीं है। विशालकाय विदेशी जानवर का सामना करते हुए, जो लगभग उड़ने के रूप में हमले के घेरे में प्रवेश करने वाला था, लिन मिंग अच्छी तरह से जानता था कि इस प्राणी की कमजोरी क्या थी। 1 घंटे में यह माल 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चला, जो मानव पक्ष से विमान के लगभग बराबर था। लिन मिंग ने बांस की जड़ें भी उसी दिशा में तैयार कीं। इसके अलावा, वह अपने नीचे विशालकाय भालू पूर्णिमा को देखने में भी विचलित था। यह उत्पाद पंगदासाई के प्रवेश द्वार में बांस के आदी हो गया है, और इसे दूर से थोड़ा हिलाते रहे। पंगदा ने इसे अपने मुंह में डाल दिया और फिर इसे जोर से चबाया। कुछ ही दूरी पर, विशाल नदी झींगा विशाल कवच कछुआ मछली साटन रंग का पीछा कर रहा है, झील में खेल रहा है। ये शांतिपूर्ण है। हवा तेज चलती है। तेज हवा में बहता हुआ यह अजीब जानवर तुरंत लिन मिंग से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर जा पहुंचा, लेकिन एक पल में ही एक विशाल बांस की जड़ के जाल में लिपट गया। वह हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब उसने पाया कि वह मुक्त नहीं हो सकता, तो उसने अपना विशाल मुंह खोला और उस दिशा में उसने बिजली से लिपटा एक काली ऊर्जा का गोला छोड़ा। हालांकि उसी समय विशाल जाल में सैकड़ों हजारों पतली जड़ें भी पैदा हुईं, जिन्होंने सीधे काली ऊर्जा की गेंद को लपेटा और फिर सीधे उसे विदेशी जानवर के मुंह और पेट में भर दिया। www.mtlnovel.com के तुरंत बाद उन जड़ों का विस्तार सैकड़ों गुना, एक पल में हजारों गुना हो गया। यह विदेशी जानवर एक गुब्बारे की तरह है जिसे सैकड़ों बार फुलाया गया है, और उसके सिर के शीर्ष पर एक बहुत ही छिपे हुए भाग पर एक पतली बांस की जड़ से हल्का सा छेद किया गया था। फिर जब उसने बहुत धीमी आवाज निकाली, तो वह एक कटी हुई लाश में बदल गई।
और लिन मिंग ने बांस की जड़ों को भी फिर से उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया, अपनी निगाह को अपने नीचे केंद्रित किया और नर्म बांस की शाखाओं का उपयोग उन दो छोटे मृगों को छेड़ने के लिए किया जो दौड़कर उसके ऊपर आ गए थे। एकमात्र जानवर, भयंकर, बेशक ये सच क्यों है, विशाल जंगल में जो विशाल धुआं और धूल अभी उठी थी वह समय बीतने के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। आसपास के पेड़ हिल गए, लेकिन काली जड़ों को बांधने और खींचने से वे फिर से सीधे हो गए और यहाँ तक कि तेज हवा से उखड़ी हुई जड़ें भी अपनी मूल स्थिति में आ गईं। जब जड़ प्रणालियों ने सब कुछ कर लिया तो उन्होंने चारों ओर बिखरे हजारों अजीब जानवरों की लाशों को उठाया और उन्हें एकत्र किया। सभी चीजों की आभा को फिर से बनाने की क्षमता ने विदेशी जानवर के सभी शव टुकड़ों को बंद कर दिया जो एक विशाल राक्षस में बदल गया। इसलिए लिन मिंग की जड़ प्रणाली ने भी बिना पीछे छोड़े सभी शव टुकड़ों को जल्दी से एकत्र कर लिया। इस युद्ध में मिली भयानक हार के बाद मानव पक्ष निश्चित रूप से उस अपराधी की तलाश में होगा जिसने उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन लिन मिंग द्वारा अपराध स्थल को संभालने के बाद मनुष्यों के लिए इस आदमी को ढूंढना पूरी तरह से असंभव था, जिसके शरीर पर कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। जब तक कि आकाश में उड़ता हुआ आभा सांद्रण मापने वाला उपग्रह घने कोहरे में उस क्षण हुए युद्ध का एक फ्रेम कैद न कर ले। ये लगभग असंभव है। जब लिन मिंग उससे 100 किलोमीटर दूर की सीमा में पहुंचा तो लिन मिंग ने भी विशाल क्षेत्र को घने कोहरे के विस्फोट से पूरी तरह से ढक दिया था। फिर उसने हजारों बांस की जड़ों का उपयोग उस काली ऊर्जा गेंद की रक्षा के लिए किया जिसे वह बड़ी शक्ति से छोड़ना चाहता था, उसे पूरी तरह से लपेटा और उसे इस अजीब जानवर के मुंह में भेज दिया। इसके बाद उन बांस की जड़ें बहुत ही कम समय में सैकड़ों से हजारों गुना तक बढ़ गईं और आसानी से एक विशालकाय गेंद भी बाहर निकाल ली जो अपने आप में बहुत बड़ी थी। हालांकि क्योंकि इसमें एक दोहरी बाधा थी जिसमें सामान्य हमले अप्रभावी थे और तात्विक शक्तियां अप्रभावी थीं, ऐसी स्थिति में भी ये लिन मिंग के हमले से नहीं मारा गया था। जब तक लिन मिंग ने अपने शरीर पर लगे प्लग को बाहर नहीं निकाला, एक विशेष प्रकार का अजीब जानवर जो उसके सिर के ऊपरी कोने में छिपा हुआ था, तब तक असाधारण और सैनिकों को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए एक ही वार का उपयोग करना संभव था। इस अंतिम वार के बाद सुपर राक्षस की मृत्यु हो गई। लिन मिंग, जो पहले से ही सब कुछ जान चुका था और जानता था कि यह विदेशी जानवर क्या करता है, उसके लिए इस तरह की चीजें करना बहुत आसान था। हालांकि इस विदेशी जानवर के पहले और बाद की गतिविधियों की श्रृंखला वास्तव में कुछ हद तक सूक्ष्म कहने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले उन 20 श्रेणी की राक्षसी आत्माओं को नियंत्रित करें जिन्हें वे मार नहीं सकते। फिर वे असाधारण पुरुष और सैनिक आए जिन्होंने बी और अन्य राक्षसी आत्माओं पर हमला किया था। अपने हाथों से बी और अन्य राक्षस आत्माओं को मारने के बाद उन्होंने आत्मा की गोली चुराने और उसे निगलने का अवसर लिया, उसे एक सुपर विदेशी जानवर में बदल दिया और फिर लिन मिंग के इस उत्परिवर्ती बांस की दिशा में सीधे सर पर दौड़ पड़े। यदि मनुष्यों ने तटीय क्षेत्र में उन 20 श्रेणी की राक्षस आत्माओं को मार दिया होता तो ये दृश्य निश्चित रूप से उस समय पहले ही मंचित कर दिया जाता। लिन मिंग ने विदेशी जानवरों के सभी शवों के टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक साथ रखने के लिए बांस की जड़ों का इस्तेमाल किया और उन्हें उस विशाल गड्ढे में भेज दिया जिसे उसने पहले से ही पास की जमीन में दफना दिया था। फिर उसने सहानुभूति अनुकरण क्षमता का उपयोग करके विशालकाय भेड़िए थंडर साइलेंस से सीखी गई गड़गड़ाहट और बिजली के तूफान को भूमिगत स्थान के एक गड्ढे में छोड़ा, जिससे उन शव के टुकड़ों को तुरंत राख में बदल दिया गया। बेशक इससे थोड़ा धुआं या कुछ और नहीं निकला। लिन मिंग का एक सिद्धांत इस संबंध में काफी अच्छा करना था। उन्हें पूरा यकीन था कि मनुष्य कभी नहीं जान पाएंगे कि वह शक्तिशाली विदेशी जानवर कहाँ है। विदेशी जानवरों और मनुष्यों के बारे में उन विचारों को तोड़ते हुए लिन मिंग ने अपना ध्यान फिर से अपने अधीनस्थों की ओर लगाया। लिन मिंग की बांस की छड़ियों ने 2 छोटे हाइना शैडो और होली वाइट को धीरे से सहलाया। ये हाल ही में उनका पसंदीदा अधीनस्थ है। हालांकि उसके जन्म को ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसका दायरा बहुत कम था, लिन मिंग उसकी क्षमता और उसकी बुद्धिमत्ता दोनों से काफी संतुष्ट था। इन दोनों के तत्व गुण भी दुर्लभ हैं, एक अंधेरा है और दूसरा प्रकाश है। अंधेरे की विशेषता के कारण छोटी सी छाया आसानी से स्याही जैसा अवरोध पैदा कर सकती है और यह इस अवरोध को एक तेज हथियार में भी बदल सकती है। ये बिंदु 9 स्वर्गों के शिवालय के प्रथम दिन के टॉवर जिंगयू के समान ही है, सिवाय इसके कि जिंगयू स्याही और आभा का उपयोग करके इसे एक उत्कृष्ट आक्रामक और रक्षात्मक विधि में बदल देता है। हालांकि लिटिल हाइना शैडो का दायरा अभी भी बहुत कम है और आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग की विधि और प्रभाव अभी भी बहुत खराब हैं। विशेष रूप से इसकी 7 स्तरीय रैंक इस अपेक्षाकृत भयानक तात्विक क्षमता के बड़े पैमाने पर और चरम उपयोग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिन मिंग ने छाया की क्षमता को अपने लिए उपयोग करने के लिए सहानुभूति अनुकरण क्षमता का उपयोग किया। उसके बाद उसने जो डार्क एलिमेंटल शैडो ब्लड ब्लेड स्लैश बनाया वह एक विशाल पेड़ से टकराया और एक अजीब घटना घटित हुई।
विशालकाय पेड़ न तो कटा, न ही कोई जोरदार धमाका हुआ, बल्कि एक काली दरार पड़ने के बाद वह तुरंत उसके सामने से गायब हो गया। लिन मिंग विशाल वृक्ष की आभा को समझने के लिए सभी चीजों की आभा पुनर्निर्माण का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह इसे किसी भी तरह से नहीं समझ सकता था। प्रयोग को दोहराने के बाद लिन मिंग को एक बार फिर इस अंधेरे गुण का भय महसूस हुआ। इसे अदृश्य मार डालो। जब तक आप किसी चीज पर प्रहार करेंगे, वह तुरंत ही उसे मोड़ देगी, उसे भयानक दरार में दबा देगी और फिर पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यदि परिभाषित किया जाए तो लिन मिंग निश्चित रूप से इसे सभी तत्वों में सबसे खतरनाक बताएंगे। वह हमेशा छोटे लकड़बग्घे की परछाई पर भी ध्यान देता था और बताता था कि बाई ची ने उसकी अच्छी देखभाल की है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसे खत्म करना मुश्किल होगा। लिटिल हाइना सेंट वाइट की प्रकाश विशेषता छाया की क्षमता से कहीं अधिक सुरक्षित है। प्रकाश तत्व नियंत्रण। हालांकि उनकी माँ बाई क्यूई की रक्षा और जादू प्रणाली के विपरीत शेंग बाई का प्रकाश तत्व स्पष्ट रूप से अधिक आक्रामक है। लिन मिंग ने एक से अधिक बार देखा कि शेंग बाई ने इन प्रकाश तत्वों का उपयोग सैकड़ों प्रकाश धब्बों में बदलने के लिए किया और फिर आसानी से कई मीटर व्यास वाले एक विशाल पेड़ के तने में प्रवेश किया। इसकी यह क्षमता गर्मी और प्रवेश दोनों को प्रभावित करती है, जो काफी शक्तिशाली है। अगर उन प्रकाश बिंदुओं को एक साथ समूहीकृत किया जाए, मुझे डर है कि लिन मिंग ट्रंक में एक बड़ा छेद देख पाएगा। लिन मिंग ने शेंग बाई की क्षमता को तुरंत उधार लेने और उपयोग करने के लिए सहानुभूति अनुकरण का उपयोग नहीं किया, लेकिन अस्थायी रूप से प्रतीक्षा और देखो चरण में था। इस कुछ हद तक बग वाली क्षमता को प्राप्त करने के बाद से लिन मिंग ने अपनी पूरी ऊर्जा इसमें नहीं लगाई है, हालांकि वो ऐसा कर सकता है। उन्होंने केवल कुछ तत्वों के साथ ही प्रयोग किया जिनकी उन्हें परवाह थी, तथा सभी तत्वों पर विचार नहीं किया। लेकिन लिन मिंग के मन में अभी भी ज्वाला तत्व www.mtlnovel.com आग के लिए एक नर्म स्थान है। क्या ये कहा जा सकता है कि उसका वर्तमान तत्व ही उसकी एकमात्र कमजोरी माना जाता है ना? पौधे आग से डरते हैं, विशेष रूप से उनके अत्यधिक लिग्निफाइड घासनुमा पौधे बांस से। जब से उसने ज़ू युआन में अग्नि तत्व के प्रति सहानुभूति और अनुकरण किया था, तब से लिन मिंग इस तत्व की क्षमता पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। यदि वह इसमें कुशलता से निपुण हो जाए, तो भले ही उसका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जो अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता हो, वह जरा भी संयमित नहीं होगा। बात बस इतनी है कि अग्नि तत्व को नियंत्रित करने की उसकी वर्तमान क्षमता केवल इस सीमा तक ही ऐसा कर सकती है कि वह उच्च तापमान और गर्म चीजों से उन बांस की शाखाओं को पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं होने देता है, जिन्हें उसने प्रयोग के लिए फैला रखा है। ऐसा लग रहा था कि इस संबंध में लिन मिंग को लगा कि उसे वास्तव में एक लंबा रास्ता तय करना है। गड़गड़ाहट, हेलीकॉप्टर समूह एक काले बादल की तरह दक्षिण पूर्व से ऊपर उठा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ गया। इनके साथ कई सशस्त्र परिवहन विमान भी हैं। उनकी उड़ान की गति सबसे तेज थी जो लिन मिंग ने कभी देखी थी। ये मशीनें ही थीं जो असाधारण लोगों और सैनिकों को 500 किलोमीटर दूर आध्यात्मिक क्षेत्र में भेजती थीं। इसके बाद वो पुनः उन लोगों का स्वागत करने के लिए निकल पड़े जिन्हें विजयी होना चाहिए था। हालांकि जब विदेशी जानवर ने बी श्रेणी की राक्षस आत्मा की गोली निगल ली, तो सब कुछ बदल गया। पूरा सेट एलियन जानवर के अधीन है। वे इस सेट को बनाने के लिए मनुष्यों का उपयोग करते हैं, फिर इसे एक विशाल एलियन जानवर में बदल देते हैं और फिर लिन मिंग के पास आते हैं। बेशक मानवीय पक्ष अभी भी अंधेरे में है, उनमें से कुछ के पास भविष्य में सत्य सीखने की योग्यता भी नहीं है। विदेशी जानवर द्वारा उपयोग की जाने वाली गड़गड़ाहट वाली रोशनी से जुड़ी काली ऊर्जा गेंद की शक्ति मनुष्यों के लिए कोई मजाक नहीं है। हालांकि ज़ेंग यू ने आखिरी क्षण में अपने अधीनस्थों की क्षमताओं का उपयोग करके जमीन को ऊपर उठाया, जिससे विशालकाय विदेशी जानवर के हमले को थोड़ा सा विक्षेपित किया जा सका। लेकिन काली ऊर्जा की गेंद ने आसानी से मानव जाति की दर्जनों ठोस बाधाओं और ज़ेंग यू द्वारा बनाई गई 3 परत वाली स्याही की बाधा को भेद दिया। और इस आघात के कारण मानवीय पक्ष को भी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। लिन मिंग की सभी चीजों की आभा को पुनर्निर्माण करने की क्षमता यह मानती है कि 5000 सैनिकों को इस काली ऊर्जा गेंद के प्रभाव में लगभग 1000 हताहत हुए हैं। 9 परत वाले स्वर्गीय शिवालय की ओर डी और अन्य मूलतः नष्ट हो चुके थे, तथा सी और अन्य में से केवल आधे ही जीवित बचे थे। बी श्रेणी के 2 पारंगत व्यक्तियों में से एक, ज़ेंग यू और फेई जुन, बेहोश थे और दूसरा मामूली रूप से घायल था। जहां तक तथाकथित भारी हथियारों का सवाल है, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और उन्हें उनके मूल कार्य की तरह ही हास्यास्पद कचरे में बदल दिया गया। शुरुआत में जब उन मनुष्यों ने बी और अन्य राक्षस आत्माओं को हराया था, तो उनकी त्वचा पर किसी भी प्रकार के खरोंच नहीं थे और यह एक बड़ी जीत थी। लेकिन विदेशी जानवरों की चालों के तहत मनुष्य को पूरी तरह से असफल कहा जा सकता है। उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए वो काली ऊर्जा गेंद से मारा गया। बेशक उन्हें ये भी नहीं पता था कि विदेशी जानवर कहाँ गया, जीवन या मृत्यु।
आभा सांद्रता वाले उत्परिवर्ती प्राणियों के विपरीत विदेशी जानवरों में कोई आभा नहीं होती है। पहले वे केवल बी क्लास के पालौकिक के कुछ शवों को निगलते थे और एक विशाल राक्षस में बदल जाते थे। आभा सांद्रता एक बार बी तक पहुंच गई और इसी तरह, लेकिन ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक शेल्फ था और कुछ ही मिनटों के भीतर असाधारण पुरुष और सैनिक जो चले गए थे वे अचानक मारे गए। इसलिए जब भी कोई अजीब जानवर दिखाई देता है तो यह एक बात की बात होती है। हर बार वे निष्क्रिय रूप से इन रहस्यों का सामना करते हैं। अजीब जानवर, इस तरह की घृणित दिखने वाली चीज जिसे प्रत्येक सफेद प्रभामंडल से ड्रिल किया जा सकता है, ने लिन मिंग की उसके प्रति भावनाओं को काफी जटिल बना दिया। हर बार जब वे प्रकट होते हैं तो उनका उद्देश्य वास्तव में एक ही होता है। ये स्वयं चिलिंग का हृदय है। हर बार अजीब जानवरों को कवर किया जाता है, बहुत सारे रहस्यमय संचालन का उपयोग करके एक दूसरे से चिपक जाता है, एक अजीब जानवरों की एक लहर बना देगा और अन्य को 20 स्तर की राक्षस आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। चाहे यह मनुष्य बनाता है या वे इसे बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन इस बार विदेशी जानवरों ने अंततः अपना अंतिम लक्ष्य और विभिन्न विरोधाभासी स्पष्टीकरण प्रकट कर दिया। क्या वे डरावने हैं? डरावना नहीं है। कमजोर आक्रमण शक्ति और रक्षात्मक शक्ति, आसानी से निशाना बन जाने की विशिष्ट विशेषता, संक्षेप में कहें तो ये बकवास का ढेर है। क्या वे डरावने हैं? भयानक। वे कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, सभी प्रकार के अजीब ऑपरेशनों का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि उत्परिवर्ती प्राणियों का उपयोग कर सकते हैं, मनुष्यों का उपयोग कर सकते हैं, और जब समय सही होगा तो वे मानव लक्ष्य आत्मा की गोली उठा लेंगे। निगल जाने के बाद वे एक शक्तिशाली हमले की शक्ति में विकसित होंगे, विनाशकारी शक्ति और उच्च गति वाले हिंसक राक्षस। मनुष्य के लिए उसकी कमजोरियों को उजागर किए बिना मूलतः उसकी कोई कमजोरी नहीं है। चाहे वो तात्विक हमला हो या सामान्य हमला, उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। इस राक्षस का सामना करने पर जिन मनुष्यों ने विदेशी जानवरों का तिरस्कार किया था उन्हें भी कठोर दंड दिया गया। लेकिन फिर भी जब विदेशी जानवर ने बी और अन्य राक्षस आत्मा की गोली निगल ली तो वह एक हिंसक विशाल राक्षस में बदल गया। इसके और इसकी अपनी ताकत के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। यद्यपि विदेशी जानवर की आभा की सांद्रता को नहीं देखा जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी आभा की सांद्रता होती ही नहीं है, लेकिन लिन मिंग के विचार में जो राक्षस उसकी ओर दौड़ा वह बी श्रेणी की राक्षस आत्मा से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। आक्रमण शक्ति, रक्षात्मक शक्ति और गति सभी 20 स्तर की राक्षस आत्माओं से ऊपर हैं, लेकिन यह एक क्लास दानव आत्मा तक पहुंचने से बहुत दूर है, अर्थात इस स्तर पर उसकी ताकत। इसका प्रमाण ये है कि उसे इस चीज को छूने में केवल कुछ सेकंड लगे और वह तुरंत एक लाश के टुकड़े में बदल गई। एलियन बीस्ट एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक कष्टप्रद प्रतिद्वंद्वी है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए काले धब्बों वाले हेलीकॉप्टरों और सशस्त्र परिवहन विमानों का एक समूह था। लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि भविष्य में मनुष्य क्या करेंगे। वे पराजित हुए। उन विदेशी जानवरों द्वारा सब कुछ समझा जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। विदेशी जानवर का उपकरण आदमी बनने के बाद, आत्मा की गोली निकालने के बाद उसे तुरंत छोड़ दिया गया। सच कहें तो इसका मूल कारण मानवीय लालच है। अगर वे वो गोली नहीं निकालते तो क्या होता? लिन मिंग की समझ के अनुसार मनुष्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन आत्मा की गोलियों को अवशोषित करने के बाद मानव पालौकिक किस प्रकार के राक्षस में बदल जाएंगे। उस समय झाई यू ने भी अपने जीवन का उपयोग मशरूम बादल की कीमत में प्रवेश करने के लिए किया और मनुष्यों को उन राक्षसों के भयानक पहलुओं को बताया। उस समय झाई यू द्वारा इस्तेमाल की गई आत्मा की गोली एक राक्षस गोली थी जो अभी तक डी स्तर से सी स्तर तक नहीं बढ़ी थी। मनुष्य केवल उस स्तर की आत्मा की गोली के साथ राक्षसों में बदल सकते हैं और बहुत ही कम समय में बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं की भयानक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह शक्ति समय के साथ तेजी से कम हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब जब मनुष्यों की ताकत बी और अन्य राक्षस आत्माओं को हराने के स्तर तक पहुंच सकती है तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अधिक बढ़ गई हैं। 9वां स्वर्ग पैगोडा पालौकिक संघ के शव से उत्पन्न पालौकिक लोगों का एक संगठन है और यह सीधे तौर पर तांग राज्य से संबंधित है। यह अतीत के निजी स्वामित्व वाले पालौकिक संगठनों से भिन्न है जिनका उद्देश्य अधिक शुद्ध और मजबूत है। पालौकिक संघ के सिद्धांत को अपनाएं, एक व्यक्ति के रूप में लोगों की शांति की रक्षा करना और इसे मुख्य कार्य के रूप में लें। 9 परत वाले आकाश शिवालय में पालौकिक लोग अधिक शक्तिशाली हैं और तांगुओं के आदेश के तहत वे उत्परिवर्ती प्राणियों से निपटने के लिए सामान्य सैनिकों के साथ सहयोग करते हैं। सतह पर ऐसा लगता है कि साधारण लोगों और पालौकिक लोगों के बीच मूल मजबूत विरोध और विरोधाभास पालौकिक संघ के विनाश के बाद गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में यह विरोधाभास शुरू से लेकर आज तक कायम है। लिन मिंग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था।
पिछली बार 9 हेवन टावर्स ने हिमिंगर फेडरेशन में बी और अन्य राक्षस आत्माओं को मार डाला था, लेकिन जल्द ही बी और अन्य राक्षस आत्माओं की आत्मा की गोली आम लोगों द्वारा बरामद कर ली गई थी। रोंगचेंग शहर के बारे में लिन मिंग की धारणा के अनुसार पालौकिक लोगों को यह पता नहीं था कि वो चीज़ कहाँ गई। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आम लोगों को 9 मंजिला आसमानी टावरों की परवाह नहीं थी, वे बस एक धातु के बक्से के साथ गोली की गोली स्थापित करना चाहते थे। www.mtlnovel.com। इसलिए उनका कमज़ोर राक्षसों द्वारा फायदा उठाया गया। विदेशी जानवर, जैसे कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वे लोग ऐसा करेंगे, वहां पहले से ही रुका हुआ था। रहस्यमय सफ़ेद प्रभामंडल की शक्ति का उपयोग करके उसने आत्मा की गोली को तुरंत निगल लिया। मुझे डर है कि जब ये 9 परत वाले आकाशीय टॉवर जागेंगे तो उन्हें अपने बारे में कुत्तों के रूप में अधिक गहरी समझ होगी। हवा चल रही थी और लिन मिंग के शरीर पर पड़े अनगिनत बांस के पत्ते सरसरा रहे थे। इस दुनिया में एकमात्र एक क्लास दानव राजा के रूप में लिन मिंग ने अचानक आह भरी। मानवता का युग अंततः शीघ्र ही साधारण लोगों और पालौकिक लोगों के बीच बढ़ते टकराव के साथ समाप्त हो सकता है, और शायद वह इस प्रतिद्वंद्वी से भी हार जाएंगे जिससे शुरुआत में निपटना मुश्किल था। कुछ दिनों के बाद जिंगयू अभी भी बेहोश थी। फेई जुन, जिसने अपने दाहिने हाथ से प्लास्टर हटा लिया था, को 9 परत वाले पैगोडा का नेतृत्व करने का कार्यभार संभालना पड़ा। ये स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति था जिसने आदेश दिया था। इस समय काले कपड़े पहने फेई जून के सामने डेस्क के पीछे वो व्यक्ति वैसा ही था जैसा हर बार फेई जून ने उसे देखा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। फेई जून को ठीक से पता था कि वो व्यक्ति क्या कहने वाला था। इस बार उन्हें एक शर्मनाक हार कहा जा सकता है। भेजे गए 9 स्वर्ग टावर्स के सभी सदस्य कुलीन हैं। सभी 7 स्वर्गीय टावरों को भेजा गया और साथ ही वे 92 सी क्लास ट्रांसेंडेंस और 342 डी क्लास ट्रांसेंडेंस भी लाए। हालांकि केवल 6 स्वर्गीय टावर थे, 41 सी क्लास और 270 डी क्लास ट्रांसेंडेंस मर गए। यहां तक कि छठे दिन के टावर के लिए वे की भी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। जिंगयू, जो पहले दिन टावर पर था, के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह कोमा में चला गया। ये कहा जा सकता है कि 9वें स्वर्ग शिवालय को इस बार घातक नुकसान उठाना पड़ा। जहां तक आम सैनिकों की बात है तो इस बार 1000 से अधिक लोग मारे गए, उनमें से अधिकांश को अलग अलग स्तर की चोटें आईं। बी और अन्य दानव आत्मा धर्मयुद्ध, जिसने पहले बहुत ध्यान आकर्षित किया था और पूरी दुनिया देख रही थी, इन हताहतों के सामने एक अपमानजनक हार हासिल हुई थी। अब चूंकि जिंगयू कोमा में था, फेई जून को एक विकल्प के रूप में लिया गया और उसे तुरंत उस व्यक्ति के सामने बुलाया गया। इस समय विशाल कार्यालय में केवल दादाजी घड़ी के घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों के घूमने की सूक्ष्म ध्वनियां हैं। खड़े फेई जुन के माथे पर पसीना फैल गया। इससे पहले केवल जिंगयू और वो व्यक्ति ही 9 स्वर्ग शिवालय पर विभिन्न रिपोर्टें कर रहे थे। उनके जैसे डिप्टी के लिए उस व्यक्ति से मिलने की संभावना बहुत कम है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस समय मैं उस व्यक्ति से आमने सामने बात करने के लिए यहाँ हूँ। वह आदमी जिसने 10 मिनट पहले ही सबको खरी खोटी सुना दी थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि उसके सामने रखा चाय का कप भी नहीं उठाया गया। वो बस फेई जून के चेहरे को देखता रहा और अपनी मेज के पीछे पीठ करके बैठ गया। घूरो घूरो। फेई जून को लगा कि उसकी आंखों में हजारों सोने का वजन था, मानो वो उस पर कोई पहाड़ दबा रहा हो। उसका पसीना उसके माथे से होकर जमीन पर गिरने लगा। 1 बूंद, 2 बूंद। आप लोग, मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक इंतजार किया, आखिरकार उस व्यक्ति ने आवाज लगाई। फेई जुन ने डूबते हुए आदमी की तरह तिनका पकड़कर ऊपर देखा और तुरंत अपना सिर उठाया। हाँ, बहुत अच्छा। एक पल के लिए फेई जुन को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने उस व्यक्ति के चेहरे पर गौर किया और ऊपरी परत पर अफवाह भरी मुस्कान देखी। मैंने आपकी रिपोर्ट कई बार जांची है, आदमी ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। अजीब जानवरों के अचानक प्रकट होने से पहले ही उन्होंने पिल को निगल लिया था। आपने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, फेई जून को नहीं पता था कि वह व्यक्ति नाराज क्यों नहीं हुआ या उनके खिलाफ कोई सजा संबंधी दस्तावेज क्यों नहीं जारी किया। इस समय उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया। आखिर क्यों? आप जानते हैं, इस बार उन्हें न केवल भारी क्षति उठानी पड़ी, बल्कि इस समय का अर्थ भी पूरी तरह से नष्ट हो गया और इससे अत्यंत नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने चाहिए। यह आध्यात्मिक वर्षा के विस्फोट के बाद मानव द्वारा आत्मविश्वास की लड़ाई हारने के बारे में है। फिर इस बार आपने जो परिणाम प्राप्त किए हैं वे शानदार हैं। यह उत्परिवर्ती प्राणियों का सामना करते समय मनुष्यों के दृष्टिकोण और उत्परिवर्ती प्राणियों का सामना करते समय मनुष्यों के आत्मविश्वास को दर्शाता है। साथ ही ये दुनिया भर के मनुष्यों को प्रोत्साहित करता है। आत्माओं की बारिश के विस्फोट के बाद इस लड़ाई में जीत का महत्व बेहद दूरगामी है। आपने बहुत अच्छा काम किया। वो आदमी बिना किसी हड़बड़ी के बोला, लेकिन फेई जुन के मन में और भी अधिक प्रश्न उठने लगे। हाँ, उसने जवाब दिया,
ये जीत उत्परिवर्ती प्राणियों का सामना करते हुए मानव जाति के वीर संघर्ष के इतिहास में दर्ज होने के लिए नियत है। इसका अत्यंत सकारात्मक अर्थ है। हाँ, जहाँ तक विदेशी जानवर की बात है, यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था, और इसके कारण होने वाले गंभीर नुकसान भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देखना चाहते। आदमी ने कहा, चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। हाँ, और उस अजीब जानवर की बात करें तो वह आप पर हमला करने के बाद अचानक गायब हो गया। क्या आपने ये रिपोर्ट बनाई है? उस आदमी ने ढेर सारी जानकारी देते हुए धीरे से पूछा। हाँ, उस समय मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो उठा, लेकिन मैंने पाया कि विदेशी जानवर पहले ही गायब हो चुका था और जिस दिशा में वह भागा था वह थी दक्षिण पूर्व का रास्ता। लगभग सीधा है, बस ये रोंगचेंग से 160 किलोमीटर से भी कम दूरी पर गायब हो गया। व्यक्ति ने अपने सामने मौजूद जानकारी को देखा और कहा। बाद में असाधारण और सैनिकों को बचाने के लिए गया हेलीकॉप्टर लगभग सीधी रेखा में चला, बहुत सीधा रास्ता छोड़ता हुआ, लेकिन उस स्थान पर पहुंचने के बाद वह अचानक रुक गया। वह कहाँ गया? फेई जुन पूछे बिना न रह सका। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतने दिनों से इस राक्षस ने हमारे किसी शहर पर हमला नहीं किया है, नहीं ये दुनिया में किसी भी जगह ऐसा करने गया है। ये बस हवा की तरह गायब हो गया। आदमी ने चाय पी। चाय की चुस्की लेने के बाद उसने धीरे से कहा, अगला, फेई जून, तुम्हें बहुत कुछ करना है। हाँ, फेई जून सीधा खड़ा हो गया। अब 9वें स्वर्ग के शिवालय को भारी नुकसान पहुंचा है। जिंगयू भी कोमा में है और विदेशी जानवर गायब हैं। उत्परिवर्ती प्राणियों की चिंताएं जो मूल रूप से खतरा थीं, उन्हें राहत नहीं मिली है। पूरे तांग राजवंश और पूरी दुनिया के लिए ये पिछली आध्यात्मिक बारिश के बाद से नहीं हुआ है। दर्द के विस्फोट से उबरो। हाँ, 9 परत वाले पगोडा द्वारा बी और अन्य राक्षसी आत्माओं पर आपकी जीत वर्तमान में सभी मानव जाति के लिए एक बढ़ावा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप जिंगयू की जगह लेंगे और काफी कुछ भाग लेंगे, बैठकें और संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपको पूरे 9 स्वर्ग टॉवर को तैयार करना भी शुरू करना होगा, अधिक से अधिक ऊर्जावान नई शक्तियों को अवशोषित करने के लिए। हाँ, फेई जून अच्छी तरह जानता था कि उसके कंधों पर बोझ भारी होगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें पूरे 9 मंजिला टॉवर को तैयार करना होगा और नई ताकतों को शामिल करना होगा। यह नई ताकत कहाँ से आई? उसकी उलझन भरी निगाहें देखकर वह आदमी हल्के से मुस्कुराया। ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर, क्या आप इस जगह पर गए हैं? असाधारण अनुसंधान केंद्र। फेई जुन ने ऐसी संस्था के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन इस नाम वाली संस्था की स्थापना कब हुई? हाँ, 9वीं मंजिल के पगोडा ने विभिन्न कारणों से बहुत सारे सेनानियों की बलि दी है। www.mtlnovel.com। हमने यहाँ आरक्षित बल पर भी विचार किया है, इसलिए इस तरह का एक विशेष संगठन है जो विभिन्न स्थानों से पाए गए असाधारण पौधों को अवशोषित और विकसित करता है। अब बारिश के प्रकोप और इस त्रासदी के बाद 9वें स्वर्ग के पगोडा को भी ताज़ा रक्त की भरपाई करने की तत्काल आवश्यकता है ना? जैसा कि उस आदमी ने कहा। उसने फिर से फेई जुन की ओर देखा। फेई जुन ने सिर हिलाया। ये सच है, हमारे मौजूदा पालौकिक लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर कोई आपको दोपहर में ट्रांसेंडेंटल रिसर्च सेंटर ले जाएगा और फिर आप निर्देश सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फेई जून, और फिर 9वें स्वर्ग का पगोडा आप पर निर्भर करेगा। हाँ, फेई जून ने सिर झुकाया। वह मुड़ा और संदेह की जटिल मनोदशा के साथ चला गया, और 9 स्वर्ग टॉवर के बारे में अधिक चिंताएं और आशाएं थीं। हालांकि हमेशा की तरह फेई जून केंद्रीय अस्पताल में आया जहां जिंगयू स्थित थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पता चला कि जिंगयू गायब हो गई थी। हवा जोर से चल रही है और बारिश हो रही है। उदास रात जैसे आकाश के नीचे क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र भी हवा और बारिश में लहरा रहा था। घाटी के मध्य में स्थित उफनती हुई अशांत नदी ने धीरे धीरे दोनों किनारों को जलमग्न कर दिया, तथा यहाँ तक कि दूर स्थित पहाड़ी ढलानें भी इसके प्रभाव क्षेत्र बन गईं। इसमें अत्यंत विशाल विशालकाय वृक्ष, यहाँ तक कि बड़े और छोटे उत्परिवर्ती जीव भी शामिल होंगे जो चकमा नहीं दे सकते और सब कुछ मिटा देंगे। हालांकि इतना भयंकर होने के बावजूद यह उस रक्तलाल विशाल बांस को खतरा नहीं पहुंचा सका जो लगभग निकट ही था। यहाँ तक कि इसकी नदी का मार्ग भी लगातार बदलने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि यह विशालकाय बांस अपनी जड़ों को काटकर पहाड़ों और चट्टानों का विशाल ढेर ले जा रहा है। यह मूसलाधार बारिश अचानक आई और एक दिन बाद चुपचाप समाप्त हो गई। लिन मिंग ने बारिश की उन बूंदों को हिला दिया जो उसके शरीर पर नहीं गिर पाई थीं, जिससे असामान्य बारिश फिर से आ गई। अधीनस्थों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनमें से ज्यादातर लिन मिंग द्वारा बनाए गए भूमिगत स्थान में आराम कर रहे थे, मानो बाहर की हर चीज का उनसे कोई लेना देना ही न हो। इस समय रात काफी हो चुकी थी। लिन मिंग ने एक पल के लिए भी सभी चीजों की आभा को पुनर्निर्माण करने की क्षमता को नहीं छोड़ा और 24 घंटे अपने चारों ओर 1000 किलोमीटर के भीतर सब कुछ पर नजर रखी। 1000 किलोमीटर, जो तांग राज्य के लगभग आधे क्षेत्र को कवर करता है। इस विस्तृत क्षेत्र में तांग राजवंश के लगभग 100 बड़े शहर हैं।
इन बड़े शहरों में करोड़ों लोग रहते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र में अकल्पनीय आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्परिवर्ती जीव, पर्वत और नदियां, जंगल, नदियां आदि हैं। इस समय वे सभी लिन मिंग के दिमाग में थे, प्रोटोटाइप के अनुसार एक एक करके पूरी तरह से साकार हो रहे थे। जब सभी चीजों की आभा को पुनर्निर्माण करने की क्षमता को एक पल में LV1 की 100 किलोमीटर की संवेदन सीमा से LV3 तक बढ़ा दिया गया, तो लिन मिंग को बहुत ही संक्षिप्त अतिभार घटना का सामना करना पड़ा। इस तथाकथित अतिभार का अर्थ है कि इस 1000 किलोमीटर की सभी खुफिया जानकारी जो क्षमता का उपयोग करने के क्षण में उसके दिमाग में महसूस की गई थी, वह बहुत बड़ी थी, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। लिन मिंग की समझ के अनुसार ये क्षण लगभग 10 मिनट का है। आखिरकार क्षमता का उपयोग करने से पहले असाधारण लोगों और सैनिकों से भरे हेलीकॉप्टर और सशस्त्र परिवहन विमान जो उड़ते थे, वे उससे लगभग 70 या 80 किलोमीटर दूर थे। उसके बाद वे केवल 100 किलोमीटर से भी कम चले। हालांकि लिन मिंग भी आश्चर्यचकित था कि वह बहुत ही कम समय में जल्दी से अनुकूलित हो सकता है और जल्दी से इस क्षमता का उपयोग कर सकता है। मनुष्यों और बी श्रेणी के राक्षसों के बीच युद्ध को सफलतापूर्वक समन्वयित किया, जो उनके दिमाग में विदेशी जानवरों द्वारा नियंत्रित थे। हालांकि लिन मिंग को अभी भी लगा कि वह अभी भी इस शक्तिशाली, सभी चीजों की आभा पुनर्निर्माण क्षमता की अपूर्ण पहचान के चरण में था। उन्होंने अन्य स्थानों को जाने बिना अकेले रोंगचेंग में ही सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इस तरह की चीजें काफी आसान थीं। उन्होंने अन्य उत्परिवर्ती प्राणियों की उपेक्षा करते हुए अपने से 800 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित आध्यात्मिक क्षेत्र में कई सी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं को व्यक्तिगत रूप से देखने का भी प्रयास किया और पाया कि ऐसा करना भी आसान था। इस प्रकार अपने मन में सब कुछ महसूस करते हुए उसने कुछ ऐसी चीजों को भी ढाल दिया जिन्हें महसूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें जिनकी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे कि पहाड़, विशाल पेड़ और चट्टानें। अधिकांश मनुष्य साधारण लोगों की सांसों से सुरक्षित हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल नहीं जानते हैं। लिन मिंग हर दिन इस तरह का काम दोहराता रहा। अनावश्यक, निरर्थक और बेकार जानकारी को वह धीरे धीरे हटा देता है, जिससे केवल ग्रेड सी से ऊपर के महत्वपूर्ण उत्परिवर्ती जीव, मानव पक्ष के उच्च स्तरीय और असाधारण लोग और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में प्रासंगिक लोग ही बचते हैं। काम का बोझ काफी बड़ा और उबाऊ है, लेकिन लिन मिंग इसका आनंद लेता है। विशेष रूप से करोड़ों मनुष्यों के बीच से पूरी तरह से असंबंधित मनुष्यों को धीरे धीरे खत्म करने और प्रमुख व्यक्तियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया वास्तव में एक कोकून की तरह है, जो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देती है। इस वजह से उन्होंने बड़ी मात्रा में जानकारी जल्दी से हासिल कर ली। पिछली घटना को 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है और मानवीय पक्ष काफी मार्मिक प्रतीत होता है। आखिरकार उत्परिवर्ती प्राणियों के खिलाफ धर्मयुद्ध की मुख्य शक्ति के रूप में 9वें स्वर्ग के पैगोडा ने इस बार लगभग सभी अभिजात वर्ग को उस आध्यात्मिक क्षेत्र में फेंक दिया। भारी क्षति वाले 9 परत वाले आकाश शिवालय की रीढ़ बड़ी संख्या में गायब हो गई, जिससे उत्परिवर्ती प्राणियों के खिलाफ तांग की रक्षा भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई। खास तौर पर जिंग यू, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने शांगजिंग के पास कई आध्यात्मिक क्षेत्रों में सभी उत्परिवर्ती प्राणियों को मार डाला था, 9 स्वर्गों के पैगोडा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, युद्ध के बाद सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। और भी ज्यादा, 9 गुना स्काई टॉवर टीम ने स्थिति को और खराब कर दिया है। अब 9 स्वर्ग शिवालय का महत्वपूर्ण कार्य अगले दिन ताफेजुन के शरीर पर है, और तांग राज्य के ऊपरी स्तर ने ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर से बड़ी संख्या में बैकअप अलौकिक शक्तियों को भी इंजेक्ट किया, जो कि लंबे समय से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त 9 हेवन टॉवर में तैयार किया गया था। संयोगवश जिंग यू भी उसी समय गायब हो गई। लिन मिंग को नहीं पता था कि वह कहाँ गया, लेकिन कम से कम यह निश्चित रूप से उसकी धारणा की सीमा के भीतर नहीं था। आखिरकार इस श्रेणी के सभी पालौकिक लोग उसके सामने हमेशा अदृश्य रहते हैं, लेकिन इस समय लिन मिंग की धारणा अभी भी तांग राज्य के केंद्र शांगजिंग से बहुत दूर थी और वह वहां के उच्च वर्ग के लोगों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए वर्तमान में उसे जो जानकारी मिल सकती है वो इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन एक निष्कर्ष जो वह निकाल सका वह ये था कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय 9 परत वाले आकाश शिवालय की स्थिति के कारण कम से कम तांग राज्य में असाधारण और साधारण लोगों के बीच विरोधाभास पहले की तुलना में कम तीव्र हो गया था। जिंग यू, जिसने हमेशा एक कुत्ता होने का दावा किया था और अन्य 9 परत वाले पैगोडा को उकसाया था, गायब हो जाता है और 9 परत वाले पैगोडा की रीढ़ मर जाती है और बड़ी संख्या में आज्ञाकारी और सुसंस्कृत पालौकिक 9 परत वाले पैगोडा में इंजेक्ट किए जाते हैं। लिन मिंग को हमेशा ऐसा लगता है कि यह सारी प्रगति बहुत आसानी से हुई है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो पहले और बाद की सभी क्रियाएं, मानो आम लोगों को इसकी उम्मीद थी, उन्होंने वो सब कुछ किया जो वे करना चाहते थे, सुचारू रूप से किया।
पहले से ही विद्रोही 9 मंजिला टावर की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया और 9 मंजिला टावर में ऐसे लोगों को रखा जो उनके प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी थे। और यहाँ निर्णायक भूमिका उस विदेशी जानवर ने निभाई जिसका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं था। एक अंदरूनी सूट और एक दर्शक के रूप में, यहाँ तक कि इस सब में एक भागीदार के रूप में, लिन मिंग मदद नहीं कर सका लेकिन गहराई से संदेह कर सका कि क्या रहस्यों से भरा यह अजीब जानवर सामान्य मनुष्यों से संबंधित हो सकता है। हालांकि क्या अजीब जानवर www.mtlnovel.com जो बेवजह दिखाई दिए या यहाँ तक कि कहा कि कोई कानून ही नहीं है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे, लिन मिंग को अभी भी इसका कोई पता नहीं है। आखिरकार उन सफ़ेद घेरों की तरह जो बड़ी संख्या में विदेशी जानवरों को बुलाते हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ तक कि लिन मिंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ। यह अजीब जानवर, क्या यह अन्य विमानों से आया है? यह वर्तमान में सबसे संभावित प्रकार का अनुमान है, हालांकि अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन जब लिन मिंग इस लंबी और जटिल सोच में पड़ गया तो उसे अचानक लाल छाया की चेतना प्राप्त हुई जो भोजन की तलाश में बाहर गई थी। गुरुजी, अजीब जानवर यहाँ है, हवा से, आकाश से आया एक अजीब जानवर। लिन मिंग की ची यंग के साथ चेतना विनिमय के बाद वह संदिग्ध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर से एलियन जानवर यहाँ क्यों आया है, और इस बार उस पर हवा से हमला किया गया था? ये पहले से बिल्कुल अलग प्रतीत होता है। अतीत में विचित्र जानवर, चाहे वे साधारण हों, विशेष हों, छोटे हों या बड़े, हमेशा भूमि पर उसकी ओर बढ़ते रहते थे। इस बार वे सचमुच हवा से आए हैं, वे सचमुच दृढ़ निश्चयी हैं। हालांकि उसने महसूस किया कि एलियन जानवर जैसा कमजोर और कचरा राक्षस बहुत परेशान करने वाला था, फिर भी लिन मिंग ने जल्दी से उस दिशा को भांप लिया। 130 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उन्होंने तुरंत ही लगभग 10,000 उड़ने वाले जानवरों की एक सेना प्रकट कर दी। आकाश में उड़ता एक अजीब जानवर। लिन मिंगुओ ने सभी विदेशी जानवरों की खोज करने के बाद पाया कि इन नए प्रकार के विदेशी जानवरों की उपस्थिति पहले के सामान्य, विशेष और विशाल से पूरी तरह से अलग लग रही थी। यदि आपको इसका वर्णन करना हो तो वे विशाल सफ़ेद नेत्रगोलक की तरह दिखते हैं। लिन मिंग ने कई बार इसकी पुष्टि की और पाया कि वे लगभग 3 मीटर व्यास वाले विशाल गोल नेत्रगोलक थे। नेत्रगोलक के ऊपर बैंगनी काले रंग की खोखली पुतली होती है, जिसका रंग पहले के साधारण और विशेष प्रकार के नेत्रगोलकों जैसा ही होता है, लेकिन बहुत जूम इन करने पर यह काफ़ी अचानक दिखाई देने लगता है। और तो और अजीब बात यह है कि इस नेत्रगोलक में खून के धब्बे लग रहे थे, जिससे लिन मिंग को लगा कि यह चीज़ बेहद घिनौनी और डरावनी थी। और नेत्रगोलकों के पीछे सैकड़ों अजीब उलझे हुए पतले तंतु हैं, जो बहुत ही अजीब है। लिन मिंग ने काफ़ी देर तक खोज की, लेकिन उन्हें उनके उड़ने वाले उपकरण पंख नहीं मिले, नहीं उन्हें उड़ने में सहायता करने वाला कोई उपकरण दिखाई दिया। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वे हवा में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, विशाल गुब्बारों की तरह जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। ये अजीब तैरती हुई आंखें भी लिन मिंग को उसके शरीर पर आभा का एहसास नहीं करा सकी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले बाधाओं वाले साधारण और खास राक्षसों का था। लेकिन लिन मिंग को उस विशेष प्रकार के विदेशी जानवर की छाया का आभास नहीं हुआ जो ये प्रभाव पैदा कर सकता था। आखिर क्यों? लिन मिंग को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इससे अधिक कुछ नहीं समझ सका। एक और बात ने लिन मिंग को और भी अजीब बना दिया। ऐसा लग रहा था कि इन अजीब जानवरों ने पहले से ही उसकी बुद्धि पर कुछ हद तक कब्जा कर लिया था। जब भी वे दिखाई देते थे, वे लगभग उसके हमले की सीमा के भीतर दिखाई देते थे, 100 किलोमीटर दूर। पहली बार और पिछली बार जब मैंने क्रॉसिंग को नियंत्रित किया था, को छोड़कर हर बार ऐसा ही लगता है। क्या उनमें सीखने की क्षमता है? ऐसा नहीं है कि लिन मिंग ने कभी शव परीक्षण नहीं किया है। विदेशी जानवरों, विशेष रूप से विशेष प्रकार के विदेशी जानवरों की विभिन्न संरचनाओं के दृष्टिकोण से, इस राक्षस के पास कोई अत्यधिक विकसित मस्तिष्क नहीं है। इसके शरीर का अधिक हिस्सा अत्यधिक मोटी त्वचा है जो मांस और रबर की तरह महसूस होती है। यदि आपको इसका वर्णन करना हो तो वे रबर के खिलौनों की तरह हैं जिन्हें किसी बुरे स्वाद वाले व्यक्ति ने बनाया है और उन्हें मांस और रक्त दिया है। उनके कार्यों में सोचने के लिए शायद ही कोई कठिन बात हो। लक्ष्य की ओर कार्रवाई का तरीका सबसे सीधा तरीका अपनाना और उसके पास पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाना है। यह उस विदेशी जानवर की क्रिया प्रक्षेप पथ से देखा जा सकता है जिसने पिछली बार 20 श्रेणी के दानव आत्मा की गोली निगल ली थी। इस विदेशी जानवर के पास मूल रूप से कोई दिमाग नहीं है। वे एक ऐसे प्रोग्राम की तरह हैं जो पहले से ही स्थापित किया गया है और इसमें बहुत अधिक ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है। कई बार विदेशी जानवरों से निपटने के बाद लिन मिंग को वास्तव में लगा कि इन घृणित दिखने वाली चीज़ों में सीखने की कोई क्षमता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी विदेशी जानवर कोई आजीविका नहीं छोड़ते थे तो सभी का सफाया हो जाता था, चाहे वो उसके द्वारा हो, उसके अधीनस्थों द्वारा हो या यहाँ तक कि मनुष्यों द्वारा भी। उनमें अनुभव सीखने की कोई क्षमता नहीं होती, या ये कहा जा सकता है कि हर बार जब वे सामने आते हैं तो उनके पास समान युद्ध अनुभव नहीं होना चाहिए।
लेकिन वास्तव में न केवल उनके पास ये क्षमता है, बल्कि वे अपनी पिछली कमजोरियों को दूर करने के लिए हर बार अपनी चालें बदलते रहते हैं। इस समय लिन मिंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहा हो, और प्रतिद्वंद्वी के शतरंज के मोहरे ये अंतहीन, समृद्ध और विविध राक्षस हैं। दूसरा पक्ष प्रत्येक अनुभव और सबक को आत्मसात कर लेता है, और जब भी ऐसा होता है तो पिछले अनुभव और सबक से निपटने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य होता है। यहाँ तक कि जब आत्मा की बारिश की अराजकता भड़क उठेगी तो वे चुपके से हमला करेंगे और वे मानव को जाल में फंसा देंगे और फिर उस पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली राक्षस बनने के लिए आत्मा की गोली निगल लेंगे। इस बार उन्होंने एक बार फिर हवाई सेना भेजी। लिन मिंग ने यह भी कहा कि वह वास्तव में देखना चाहता था कि क्या इन अजीब जानवरों के पीछे कोई रहस्य है। दूसरे शब्दों में, इन विचित्र जानवरों के पास मरने के बाद उसी प्रजाति को देने के लिए अनुभव होगा। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि ये विचित्र जानवर हर बार नई नई तरकीबें लेकर आते हैं। इस समय भारी बारिश के ठीक बाद उदास रात के आसमान के नीचे, बिना किसी रोशनी के आसमान में, ये घृणित और डरावने राक्षस हाथ में ची यंग और जू जिन का सामना कर रहे हैं। ची यंग और जू जिन के पास एक अकल्पनीय स्प्रिंट गति है, चाहे वो पक्षी की चोंच हो या तीखे पंजे, साथ ही पंख जो तूफान को दूर कर सकते हैं, और हवा का ब्लेड जिसे हवा तत्व विशेषता द्वारा कुशलता से नियंत्रित किया जा सकता है। ये किसी भी उत्परिवर्ती प्राणियों और मनुष्यों के लिए एक हवाई दुस्वप्न है। हाल ही में लिन मिंग की व्यवस्था के कारण उन्हें लड़ने का कोई मौका नहीं मिला है, लेकिन उनकी शक्तिशाली ताकत संदेह से परे है। लेकिन इस समय लिन मिंग को पता चला कि चाहे वे अपने तीखे मुंह या पवन ब्लेड का उपयोग करें, वे उन विशाल नेत्रगोलकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मास्टर, वे हमारे हमलों से डरते नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले बनाए गए विशेष अवरोध। ची यंग और जू जिन लड़ाई के दौरान लिन मिंग के साथ संवाद करना नहीं भूले। उनकी गति तैरती हुई आंखों और अजीब जानवरों की क्षमता से परे है, और उनका विशाल शरीर और शक्तिशाली ताकत यह सुनिश्चित करती है कि अगर वे गलती से एक दूसरे से टकरा भी जाएं, तो वे 10 मीटर से अधिक दूरी पर एक दूसरे को गिराने में सक्षम होंगे। इसलिए इन हजारों विदेशी जानवरों का सामना करते समय वे आसानी से शांत रह सकते हैं। सामान्य हमले काम नहीं करते, नहीं तात्विक हमले काम करते हैं। आप सांस को भी छुपा सकते हैं। क्या यह वो शक्ति नहीं है जो उस विशेष प्रकार के विदेशी जानवर के पास है? लेकिन लिन मिंग ने विशेष प्रकार के विदेशी जानवर की थोड़ी सी भी आभा को नोटिस नहीं किया। भले ही सभी चीजों की आभा को पुनर्निर्माण करने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। चाहे वो हवा में हो, बड़ी आंख की पुतली के ऊपर या पीछे हो, या पास या दूर घने जंगल में हो, वहां कोई भी अजीब जानवर नहीं था जो दिमाग जैसा दिखता हो। हालांकि यदि आप इसे कहीं नहीं पा सकते हैं, तो इसका उत्तर सबसे असंभावित स्थान है ना? वे इन बड़ी आंखों के शरीर में हैं। यही एकमात्र उत्तर है। ची यंग, जू जिन, तुम दोनों पहले वापस आओ। इस समय इन दो शक्तिशाली अधीनस्थों के पास खेल को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यदि प्रतिद्वंद्वी अजेय है, तो इन 20 श्रेणी के राक्षस आत्माओं को जाने देना असहाय है। मास्टर, वे क्या करते हैं? ची यंग ने हिचकिचाते हुए कहा। हालांकि दूसरा पक्ष उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वे वास्तव में उन्हें मार भी नहीं सकते थे। अगर आप इसी तरह पीछे हटते रहे, वे आएंगे, चिंता मत करो। लिन मिंग बहुत आश्वस्त है, क्योंकि उसे यकीन है कि इन अजीब जानवरों का लक्ष्य वह है। www.mtlnovel.com उस पर चिलिंग हॉट है। वे हर समय उसके हमले की सीमा से बाहर नहीं रहेंगे, जब तक कि वे तब तक गतिरोध में नहीं रहना चाहते जब तक कि उन्हें मारने का कोई रास्ता न मिल जाए। लाल छाया और बर्फ की ब्रोकेड ने अपने पंख फैलाए और वापस उड़ गए, और बड़े नेत्रगोल राक्षस जिन्होंने उन्हें घेर लिया था, वे भी अपने बड़े पंखों से फैले तूफान से लड़खड़ा गए। हालांकि वे वास्तव में वैसी ही थी जैसी लिन मिंग ने उम्मीद की थी। धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा हो रहे थे और उसकी दिशा की ओर तैर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अनगिनत विशाल वृक्षों के बीच चलते हुए अत्यंत सावधानी के साथ घने जंगल के समुद्र में खुदाई भी की। लिन मिंग ने उनके बीच की दूरी की गणना की और साथ ही अधीनस्थ की मौलिक शक्ति की नकल करने के लिए सहानुभूति अनुकरण क्षमता का उपयोग किया। उसे लगा कि इस बार हवाई जानवर के हमले ने उसे अपनी क्षमताओं को परखने का एक बड़ा अवसर दिया है।